हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आज हम डिस्कस करेंगे पीटी 365 फॉर पर्सनैलिटीज इन न्यूज़। ठीक है, जो अभी हाल ही में इस साल जो भी कुछ पर्सनैलिटीज हैं फ्रॉम हिस्ट्री और हिस्टोरिकल उनका सिग्निफिकेंस है, उनकी मान लीजिए कि 100th बर्थ एनिवर्सरी है या फिर 350th बर्थ एनिवर्सरी है, तो उससे रिलेटेड या फिर उनके ऊपर कोई नया कॉइन स्टैम्प कुछ भी रिलीज हुआ है, तो उस कंटेक्स्ट में वो न्यूज़ में आ जाती हैं। और अगर वो न्यूज़ में आ गई हैं तो वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। बट आप देखिए, यहाँ उनने मोस्टली रिलेटेड फैक्ट्स दे रखे हैं कि वो कहाँ उन किस स्कूल से वो रिलेटेड थे, कहाँ उनका बर्थ हुआ था, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या थे। लेकिन आप पीवाईक्यू भी देखेंगे तो पीवाईक्यू में अगर आपको रफ टाइम पीरियड का आइडिया है, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछ रहे, रफ टाइम पीरियड का आइडिया होना चाहिए। इन द सेंस आप एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि यूपीएससी ने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंटेम्प्ररी ऑफ अकबर। तो अगर आपको रफ आइडिया होगा कि ये 15th सेंचुरी अकबर के टाइम के आसपास, 15th सेंचुरी से 16th सेंचुरी में अगर इनका बर्थ हुआ है या इनका टाइम पीरियड इससे कुछ लिंक्ड है इस टाइम पीरियड से, तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली अकबर के कंटेम्प्रेरी हो जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको बस आइडिया रखना है कि टाइम पीरियड क्या है, एग्जैक्ट डेट याद करने नहीं जाएंगे। और रफ आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी सेंचुरी में, लाइक 600 BC में है यहाँ, तो ऐसे ही थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सो दैट आप लिंक कर पाएंगे। जैसे कि फोर्थ सेंचुरी बीसी एडी की बात कर रहे होंगे, तो 4th सेंचुरी आपको पता है 320 के आसपास गुप्ता एरा स्टार्ट हो रहा है, तो आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि इनका लिंकेज कहीं ना कहीं गुप्ता से रिलेटेड होंगे। तो उस वे में हम चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है सुश्रुता। अब देखिए, इनका टाइम पीरियड हम देखने की कोशिश करेंगे तो इट इज अराउंड 600 BC। और एंशंट सिटी कौन सी है? काशी में। ठीक है, काशी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब ये डिसिप्लिन किसके हैं? दिवोदासा। कहाँ से? गुरुकुल ऑफ धनवंतरी से। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या है, दिवोदासा क्या है? तो बेसिकली एक स्कूल है किसका? आयुर्वेदा का। ये कहाँ लोकेटेड है? काशी में। और ये स्पेशलाइज करता है सर्जरी के अंदर, तो उस स्कूल से ये रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए ऑथर किस चीज के हैं? ये सुश्रुता संहिता के। ये मतलब 3 इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई हैं आज तक हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में, किस पे? आयुर्वेदिक मेडिसिन पे। उनमें से एक इन्होंने लिखी है सुश्रुत संहिता, बाकी 2 किसकी हैं? एक है चरक संहिता बाय महर्षि चरक, और एक अष्टांग हृदय है किसकी? बागाभाटा की। ठीक है, बस आपको या तो तीनों मैच द फॉलोइंग कॉलम में पूछ सकता है कि नाम दे देगा आपको कि यहाँ जैसे कि सुश्रुता दे देगा यहाँ, फिर आपको दे देगा चरका, और तीसरे में आपको दे देगा अष्टांग, सॉरी बाघा भाटा दे देगा। फिर आपको बुक पूछेगा कि भाई कौन किसने कौन सी बुक लिखी है, तो आपको रफ आइडिया होना चाहिए किसकी कौन सी बुक है। और ऐसे भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द ग्रेट ट्रायोलॉजी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो उनमें आपको ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, तो उस परस्पेक्टिव से चीजों को पढ़ने की कोशिश करना है। ठीक है, इनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। ठीक है, ही इज द फर्स्ट टू स्टडी द ह्यूमन एनाटॉमी, मतलब ह्यूमन के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनकी स्टडी करने वाले ये पहले पर्सन थे, और उसके लिए डेड बॉडीज का यूज करते थे। ठीक है, इन्होंने मेडिकल इथिक्स की बात की है। तो देखिए ओरिजिनल कोड ऑफ मेडिकल इथिक्स, मतलब इथिक्स में आप समझ रहे हैं मेडिकल इथिक्स मतलब क्या है कि डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनका कर्तव्य क्या है। जैसे हमारा नया मेडिकल बोर्ड है, उस वे में यहाँ भी आपका मेडिकल इथिक्स की बात आती है। तो इन्होंने कहाँ पे? बनारस यूनिवर्सिटी में जब ये टीचर थे तो वहां पे ओरिजिनल कोड ऑफ मेडिकल इथिक्स की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं चरका। अब देखिए ये इनका जन्म हो रहा है 2nd सेंचुरी BC में, और कहाँ हो रहा है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर। अब ये कुषाण किंग है, उनके जो कुषाण किंगडम था उसके टाइम पे इन्होंने, उनका टाइम पीरियड था कुषाण किंग से लिंक हो रहा था। अब ऐसा बोला जाता है कि कुशा कनिष्क जो थे, कनिष्क के टाइम पीरियड पे ही ये उस टाइम पे उनके साथ, मतलब उनके किंगडम में थे। बट ये टाइम पीरियड, बट हमारे पास इसका कोई बहुत ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, इसलिए ऐसे बोला जाए कि ये कनिष्क के टाइम पीरियड में थे, तो जनरली ऐसे बोला जाए तो वो सही है। बट अगर वो बोले जाए स्पेसिफिकली अगर बात की जाएगी तो वो हमारे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। ठीक है, कि कनिष्क के रूल के टाइम पे ये फ्लरिश कर रहे थे, और इनको फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या लिखी है? चरक संहिता। ठीक है, ये फाउंडेशनल टेक्स्ट है आयुर्वेदिक मेडिसिन का। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका क्या वैल्यूज हैं, जैसे कि नीम की वैल्यूज हुई, या जो गिलोय जूस होता है उसी क्या थेरापेटिक वैल्यूज हैं, उन सबकी ने प्रॉपर्टीज को पढ़ा और उनको डॉक्यूमेंट किया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, किसने चेयर की थी? एक फिजिशियन थे एथ्रिया। ठीक है, जो हिमालयास में, हिमालय जो हिल्स हैं वहां पे हुई थी, उनकी जो प्रोसीडिंग्स थी इन्होंने रिकॉर्ड की थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एत्रेया कौन है। तो देखिए
जो ऐत्रेया थे वो एक कोई मिथिकल ऋषि वगैरह नहीं थे, बेसिकली क्या थे, मेडिकल टीचर थे इन आयुर्वेदिक ट्रेडिशन में, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि जो इंटरनल मेडिसिन की ज्यादा बात करते थे, जैसे हमने ऊपर देखा था सुश्रुता जो थे वो बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं कि प्लास्टिक सर्जरी पे, बाहर वाली चीजों को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये इन पे बिलीव नहीं करते, ये बिलीव करते हैं इंटरनल मेडिसिन पे। एट्रिया मतलब होता है इंटरनल मेडिसिन, जैसे कि हम दवाई से इंटरनली ठीक हो जा रहे हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम सर्जरी करा रहे हैं, तो ये इंटरनल डीलिंग पे ज्यादा ध्यान देते थे, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं धन्वंतरी सुश्रुता, ठीक है। मतलब जो दूसरा स्कूल था, सॉरी, मतलब दूसरा स्कूल था वो धन्वंतरी सुश्रुता था, और जो कि बिलीव करता था सर्जिकल में, और इनका स्कूल क्या था, इंटरनल मेडिसिन में बिलीव करता था, इसको एथरिया बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिदोषा थ्योरी दी थी इन्होंने। अब त्रिदोषा थ्योरी मतलब क्या है कि देखिए बैलेंस ऑफ मूवमेंट। अब मूवमेंट का बैलेंस होना चाहिए, जैसे कि हम प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, और या फिर हम जो योग कर रहे हैं, एयर का इन ब्रीथ करना, तो वो बैलेंस होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको पित्ता बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हम जो भी खा रहे हैं उसको प्रॉपर डाइजेस्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज लुब्रिकेशन एंड स्टेबिलिटी। कफा, लुब्रिकेशन इन द सेंस कि आपके जो लिम्फ नोड्स हैं या आपके जो घुटने हैं उनमें प्रॉपर मोबिलिटी होना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रॉपर ब्लड का फ्लो होना चाहिए, और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और लुब्रिकेशन मतलब आप जिनके घुटनों में दर्द होने लग जाता है, बेसिकली क्या होता है कि वहाँ ब्लड का सप्लाई और जो लुब्रिकेंट होता है वो वहाँ पे कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो दर्द होने लग जाते हैं। तो ये चीज़ों के बारे में तो ये इन्होंने बताया कि अगर जब तक हम इन तीनों तीनों चीज़ों पे ध्यान अगर नहीं देंगे तो हमारी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। इन तीनों का हमको बैलेंस बना के चलना है, और अगर हमने इन तीनों को सही से मेंटेन करके रखा, ठीक है, डाइजेशन हो या एक्सरसाइज हो या फिर योगा हो, इन तीनों चीज से हम अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है। यही क्या है, त्रिदोषा थ्योरी है। अब नेक्स्ट आते हैं विक्रमादित्य वन ऑफ बादामी किंगडम। अब देखिए विक्रमादित्य कौन थे, तो देखिए ये विक्रमादित्य वन जो चालुक्यन डायनेस्टी थे, ठीक है, उनके राजा थे। अब यहाँ पे क्यों न्यूज में आ गए हैं कि इनसे रिलेटेड कुछ एविडेंस जो मिले हैं हमको, कहा मादापुरा लेक देवनगरी डिस्ट्रिक्ट में। इनका टाइम पीरियड हम देख देंगे 644 सी से 681 सी, मतलब 7th सेंचुरी की बात चल रही है, ठीक है। अब ये क्या थ्रोन पे आ रहे हैं आफ्टर हिज फादर पुलकासिन टू की डेथ के बाद, इन्होंने क्या किया था, पल्लवन किंग नरसिम्हन वन को डिफीट किया था, और इसके बाद ये थ्रोन पे आ गए थे, ठीक है। मतलब इनके फादर को डिफीट किया था नरसिम्हन वन ने, और आप इसके बाद इन्होंने थ्रोन को कॉन्कर कर लिया था। अब मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हम देखेंगे, तो देखिए इन्होंने बतापी को रिकैप्चर किया था, चालुक्यन कैपिटल को, फ्रॉम द पल्लवास। और ठीक है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो हॉलमार्क ऑफ चालुक्यन आर्किटेक्चर के हैं। तो अब इसके अलावा मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ, वो क्या रहा है। देखिए पहले क्या थे कि पुलकासिन थे एक, ठीक है, पुलकासिन फर्स्ट। अब पुलकासिन फर्स्ट थे, उनके बेटे थे पुलकासिन टू। अब देखिए पुलकासिन टू के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि ये हर्षवर्धन जो थे, हर्षवर्धन कहाँ थे, थानेश्वर कन्नौज, बाद में कैपिटल शिफ्ट किया था थानेश्वर टू कन्नौज। अब जो हर्षवर्धन थे उन्होंने क्या किया था, पुलकासिन टू से वॉर लड़ा था। पुलकासिन टू ने हर्षवर्धन को डिफीट कर दिया था, कहाँ किया था डिफीट, बैंक्स ऑफ नर्मदा पे, ठीक है। तो बैंक्स ऑफ नर्मदा पे डिफीट कर दिया था। इसके हमको एविडेंस कहाँ मिलते हैं, यही एविडेंस हमको मिलते हैं ए होल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ए होल इंस्क्रिप्शन में किसने लिखवाए थे, ये रवि कीर्ति। रवि कीर्ति कौन थे, कोर्ट पोएट थे किसके, पुलकेशिन टू के, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में लिखा था, संस्कृत में। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। फिर जो पुलकेशिन टू थे, ठीक है, अब पुलकेशिन जो टू थे उनको पहले उन्होंने वॉर लड़ा महेंद्र वर्मन से। महेंद्र वर्मन कौन थे, महेंद्र वर्मन थे यहाँ पे पल्लवास के रूलर थे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब फाउंडिंग फादर बोल सकते हैं आप इनको, इंपॉर्टेंट जो मेजर रूलर पहले थे महेंद्र वर्मन। तो क्या किया था, पुलकासेन ने टू ने इनको डिफीट कर दिया था, ठीक है, पुलकासिन टू ने इनको डिफीट कर दिया था। अब उसके बाद क्या हो रहा है, जो महेंद्र वर्धन के बेटे थे नरसिम वर्मन, नरसिम वर्मन, इन्हीं को महाबलीपुरम जो नाम है, मालम्मापुरम, वो बेसिकली इन्हीं के नाम से आ रहा है। इनको मल्ला भी बोलते थे, और उनके नाम से आप देख रहे हैं महाबलीपुरम नाम भी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इनके जो बेटे थे किसके, महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिम्हा वर्मन ने, इनने पुलकासिन से रिवेंज लिया और उनको डिफीट कर दिया, ठीक है। इनको डिफीट कर दिया, और उनकी जो बदामी कैपिटल थी, बदामी वाज द कैपिटल किसकी, बदामी जो कैपिटल थी पुलकासिन की। अब इनको क्या किया, डिफीट करके और बदामी को कैप्चर कर लिया, और बदामी को उस टाइम पे बतापी भी बोलते थे, और इन्होंने टाइटल लिया था बतापी कोंडा, मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ बदामी। तो ठीक है, अभी पावर में कौन आ गए हैं, बेसिकली आप समझिए कि इनके जो बेटे हैं नरसिम्हा वर्मन ने पुलकेशिन टू को डिफीट कर दिया। अब देखिए जो पुलकेशिन टू हैं उनके बेटे कौन हो जाएंगे, विक्रमादित्य।
और विक्रमादित्य फाइनली क्या करेंगे, इनको डिफीट कर देंगे और बादामी को वापस ले लेंगे। तो ये बेसिकली इनके बारे में लिखा हुआ है। इन्हीं के रीन में आप देखेंगे 3 जो टेम्पल थे, एहोल में जो टेम्पल बना है, पटाडक्कल में और हम्पी में टेम्पल बन रहे हैं, इन्हीं के टाइम पीरियड में वो फ्लरिश किए थे तीनों के तीनों। दिस इज ऑल अबाउट विक्रमादित्य वन ऑफ बादामी के चालुक्य। नेक्स्ट हम देखेंगे आदि शंकराचार्य के बारे में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था कलादी केरला के अंदर। इन्होंने अद्वैता, दैट इज नॉन ड्यूअलिज्म। ठीक है, ड्यूअलिज्म मतलब क्या होता है कि जो गॉड है और जो रियलिटी है वो डिफरेंट है। मतलब जो हम वो भगवान, गॉड इज डिफरेंट, और जो हमारे सराउंडिंग में चीजें हैं वो सब क्या है, वो जो रियल है, जो ड्यूअलिज्म को मान रहे हैं, मतलब गॉड इज डिफरेंट और जो हमारी रियलिटी है वो और डिफरेंट है। लेकिन नॉन ड्यूअलिज्म वाले क्या बोलते हैं, नॉन ड्यूअलिज्म मतलब क्या है कि जो रियल, जो हम सराउंडिंग है, हमारी जो चीजें देख रहे हैं, दीस आर मियर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसकी है, किंगडम ऑफ गॉड की, गॉड की रिफ्लेक्शन है। मतलब ये क्या है, रियलिटी नहीं है, दीस आर वर्चुअल। जो हम भी चीज देख रहे हैं मियर रिफ्लेक्शन है। अब मियर रिफ्लेक्शन है मतलब क्या है कि ये रियलिटी नहीं है, तो रियलिटी क्या है, सिर्फ गॉड है और ब्रह्मन है। इसलिए नॉन ड्यूअलिज्म में नहीं मानते। ठीक है, ड्यूअलिज्म में नहीं मानते और नॉन ड्यूअलिज्म को प्रमोट करते हैं, मतलब गॉड ही है। और ये जो है ड्यूअलिज्म वाले क्या मानते हैं कि रियलिटी एंड गॉड आर बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, अब हमको अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या हो रहा है, हम इसी चीज में जो वर्ल्डली प्लेजर हैं, वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, उनमें ही खोए हुए हैं, मनी अर्निंग एंड ऑल, जबकि हमको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, मियर रिफ्लेक्शन है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है, गॉड पे। तो हमको गॉड में, गॉड को मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस जो ड्युअलिटी में हम फंसे हुए हैं कि गॉड और रियलिटी डिफरेंट है, उससे उससे हमको उसके ऊपर विजय पानी होगी। हमको ये रियलाइज करना होगा कि ये सब क्या मियर रिफ्लेक्शन है, और जिस दिन हम ये रियलाइज कर लेंगे उस दिन हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, और इसको प्राप्त करने के लिए हमको जरूरत है भक्ति की। अब इन्होंने क्या किए थे, 4 मठ बनाए थे। कहाँ कहाँ बनाए थे, देखिए श्रृंगेरी साउथ में बनाया है, द्वारका वेस्ट में है, पूरी ईस्ट में है, और बद्रीनाथ नॉर्थ के अंदर है। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स आप देखेंगे तो भाजा गोविंदम है, आत्मशक्तम है, सौंदर्य लहरी है, ब्रह्म सूत्र है, भाष्य है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछता है यूपीएससी, तो दीस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उनसे ये लिटरेरी वर्क्स हैं, दीस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने ये बताया था आपको कि पुलका सिंह टू थे, आर्चा को डिफीट किया था पहले उन्होंने, फिर उन्होंने क्या किया था, महेंद्र बर्मन वन ने इनको डिफीट कर दिया था। लेकिन लेटर हम देखेंगे जो नरसिम्हा वर्मन थे, इनके जो बेटे, उन्होंने क्या किया था, इनको डिफीट कर दिया था पुलकेशिन टू को। अब हम कुछ आर्किटेक्चर इनसे लिंक देखेंगे, तो इन्होंने क्या किया था, बादामी केव टेम्पल की डेवलपमेंट हुई थी। अल्ली चालुक्यन आर्किटेक्चर का यहाँ फ्लरिश हुआ था। एहोल का एक्सपेरिमेंटल टेम्पल यहाँ स्टार्ट हुआ था। पटडक्कल में लेटर डेवलप्ड फुली, मतलब ये किसके टाइम की बात करें, पुलकेशिन टू के टाइम पीरियड में ये स्टार्ट हो गए थे, बट बाद में डेवलप किसके टाइम पे हुए थे, विक्रमादित्य के टाइम पे। अहोल इंस्क्रिप्शन इनके बारे में बताता है, रवि कीर्ति ने लिखा था, पोएट। ठीक है, इनके कोट पोएट थे। अब थोड़ा सा हम हर्षा के बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने सदर्न एक्सपेंशन ट्राई किया था, पुलका सिंधु के हाथ पे नर्मदा की बाउंड्री पे डिफीट हो गए थे। ठीक है, इनकी कैपिटल थी कन्नौज। अब ये बांस की राइम इंस्क्रिप्शन और मधुबन इंस्क्रिप्शन ये किससे रिलेटेड है, हर्षा से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा हुआ है यूपीएससी ने। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं महेंद्र वर्मन, जिनको पुलकेशिन टू ने हराया था। ठीक है, फिर इनके बेटे जो थे नरसिम्हा वर्मन वन, उन्होंने क्या किया था, पुलकेशिन टू को हरा दिया था। और पुलकेशिन टू को हरा दिया था, और पुलकेशिन को बेटे कौन थे, विक्रमादित्य, उन्होंने किसको हरा दिया था, नरसिम्हन वन को। ठीक है, अब महेंद्र वर्मन की ये मंदागट्टू जो इंस्क्रिप्शन है टेम्पल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये किससे लिंक्ड है, महेंद्र वर्मन से। और ये क्या है, अली केव्स, कहाँ पे, महाबलीपुरम में जो अली केव्स बनी है, वो भी इन्हीं के बारे में बता रही है। ठीक है, अब मंदागा पट्टू इंस्क्रिप्शन किस चीज से रिलेटेड है, ये बताता है कि यहाँ पे टेम्पल बना था जिसमें ब्रिक का यूज नहीं हुआ था, ना ही वुड का यूज हुआ, ना ही मेटल का हुआ, ना ही मोटर का हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अब उसके बाद कौन है, नरसिम्हम बर्मन वन थे, जिन्होंने क्या किया था, पुलकेशिन टू को हराया था। और इन्होंने क्या किया था, बतापी को कैप्चर कर लिया था और टाइटल लिया था बतापी कोंडा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बतापी कोंडा का टाइटल किसने लिया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे मोनोलिथिक रथ हैं महानमलीपुरम में, आप देखेंगे कि सारे पांडवास के ऊपर एंड द्रौपदी के ऊपर एक एक रथ, उनके नाम से एक एक रथ बने हुए हैं, वो बेसिकली इन्हीं के टाइम पीरियड में बने थे। शोर टेम्पल, शोर टेम्पल, ये बिकॉज इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्हीं के टाइम पे ये फाउंडेशन इसकी रखी गई थी। डेवलपमेंट ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, तो जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, इनके टाइम पे फ्लरिश होने लग गया था। अब एक होता है नगरा स्टाइल और दूसरा होता है द्रविडियन स्टाइल। ठीक है, इनके आपको डिफरेंसेस थोड़े से देख लेना है कि ये टेम्पल थोड़ा सा क्या होता है, अपलिफ्टेड होता है,
मतलब यहाँ क्या होता है कि सरफेस से स्टार्ट नहीं होता, एक आपने देखा हो चारों तरफ एक चबूतरा टाइप का बनाते हैं, उस चबूतरे के ऊपर एक टेम्पल बना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देख रहे हैं जो शिखर होता है वो थोड़ा सा कर्विलिनियर होता है, ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे कर्व में ऐसे जा रहा होता है शिखर दोनों साइड से। बट यहाँ पे आप देखेंगे द्रविडियन का क्या होता है, स्टेप्ड होता है, थोड़ा सा ऐसे स्टेप में होता है। और यहाँ आप देखेंगे जो प्रीमाइसेस होते हैं उनके अंदर आपको लेक मिल जाएगा। और जैसे कि जो एनिमल होते हैं भगवान की जो भी सवारी होती है वो एनिमल, जैसे फॉर एग्जांपल नंदी हुए, उनके आपके बुल हुए, नंदी, उनके आपके बहुत सारे यहाँ पे बड़े बड़े मतलब कार्व स्ट्रक्चर मिल जाएंगे किसके टेम्पल प्रेमाइसिस के अंदर, ये यहाँ नहीं मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे गोपुरम। गोपुरम क्या होता है, देखिए अगर ये टेम्पल है पूरा, ये टेम्पल प्रेमाइसिस है और यहाँ पे अगर टेम्पल है तो जो इसकी बाउंड्री है, सराउंडिंग बाउंड्री, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गेट वे बने होते हैं, ठीक है। ये जो गेट वे हैं इनको हम बोलते हैं गोपुरम। इन पे बहुत आर्किटेक्चर लोग के कार्विंग की जाती है, ठीक। और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है और इनके डिफरेंट टाइप्स हैं, वो एक बार आप देख लेना और आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये बेसारा स्टाइल से कैसे डिफरेंट है। जो पल्लवा रिकॉर्ड्स मेंशनिंग की कॉन्क्वेस्ट ऑफ बतापी, ठीक है, मतलब पल्लवा जो मैंने बताया था अभी, पल्लवा ने नरसिंह वर्मन वन ने जो पुलकेशिन टू को डिफीट किया था और बदामी को कैप्चर किया था, वो हमको यहाँ पे पल्लवा रिकॉर्ड्स में डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहे हैं। अब उसके बाद क्या हो रहा है, जो पुलकेशिन टू की डिफीट हो गई है, इनके बेटे कौन आएंगे, विक्रमादित्य आएंगे, वो बेसिकली किसको हरा देंगे, नरसिंह वर्मन वन को, जिन्होंने इनके फादर पुलकेशिन टू को हराया था। और पुलकेशिन ने इनके फादर महेंद्र वर्मन को हराया था, ठीक है। पुलकेशिन टू को एक और किसने, पुलकेशिन टू ने किसको हराया था, एक हर्षा को भी हराया था, नवैंश में नर्मदा। इन्होंने चालुक्य, इन्होंने क्या किया था, बतापी, मैंने बताया था बतापी कोंडा, बतापी को कैप्चर करने वाले कौन थे, नरसिंह वर्मन वन। इन्होंने रिकवर कर लिया था उसको, कंटिन्यू टेम्पल बिल्डिंग एहोल पटडक्कल और बदामी में, यहाँ जो टेम्पल थे इनकी बैकग्राउंड ऑल दो लेक कर दी गई थी, बट प्रॉपर फ्लरिश और प्रॉपर डेवलप्ड इन्हीं के टाइम पे हुए थे वो। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो पटाडक्कल, एहोल और हम्पी हैं ये कौन सी रिवर के ऊपर लोकेटेड है, ये पूछा है यूपीएससी ने और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब इंस्क्रिप्शन हम देखेंगे तो जो चालुक्य के कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है वो रिस्टोरेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर जो एग्जाम में फेवरेट है, देखिए जैसे बदामी हुई, रॉक कट केव्स किसके हैं, चालुक्यास के हैं। एओल इंस्क्रिप्शन किसका था, एक्सपेरिमेंटल टेम्पल आर्किटेक्चर जो था। पटाडक्कल ये ब्लेंड ऑफ नगरा एंड द्रविडियन स्टाइल्स का ब्लेंड है, ठीक है, नगरा और द्रविडियन का दोनों। और महाबलीपुरम क्या है, पल्लवा मोनोलिथिक एंड स्ट्रक्चरल टेम्पल है। अब हम कुछ मेडिवल इंडिया के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को देखेंगे, ठीक है, जैसे कि तानसेन, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, जगत गुरु, राजा पृथ्वीराय, श्रीमंत शंकरदेव, संत कबीरदास एंड गोस्वामी तुलसीदास। अब इसके अंदर हम देखेंगे राजा पृथ्वीराय। अब देखिए ये कहाँ थे, कामरूप, कामरूप दैट इज असम का ओल्डर नेम क्या है, कामरूप है, ठीक है। कौन सा टाइम पीरियड में, 30वीं सेंचुरी के आसपास। ये खेन डायनेस्टी को बिलोंग करते थे और इनकी जो लीनिएज है वो किससे डील करती है, कहाँ से ट्रेस कर सकते हैं उसको, नारा कचूरा से, ठीक है। ये गॉडेस कामतेश्वरी को, दैट इज इनकारनेशन ऑफ गॉड दुर्गा, मतलब दुर्गा का ही एक रूप जो है कामतेश्वरी है, उसको वर्शिप करते थे, ठीक है। पहले क्या थे कि ये लोकल चीफ थे किसके, पाला डायनेस्टी के, लेकिन जब पाला डायनेस्टी का कोलैप्स हो गया तो उसके बाद इन्होंने पावर में आ गए, वहां लोकल में पावर में आ गई है, ठीक है। अब ये बिगिनिंग किसकी करते हैं, कामाटा किंगडम की, ठीक है। उसके अलग अलग नाम क्या है, कामरू, कमरूद, कामरूपा, कामाटा, कोच और कोच हाजवा, ठीक है। ये अलग अलग नाम है बट किसके हैं, कामाटा किंगडम के, इसकी फाउंडेशन इन्होंने लेकी थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ कि इन्होंने क्या किया था, बख्तियार जो खिलजी हैं, जो बख्तियार खिलजी हैं उनको जब कामरूपा पे अटेम्प्ट किया था अटैक का, तो उसको डिफीट कर दिया था। और ये हमको एविडेंस कहाँ से मिले हैं, कनाई बराई रॉक इंस्क्रिप्शन से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, कि इन्हें बख्तियार खिलजी को क्या किया था, डिफीट कर दिया था। नेक्स्ट क्या है, जगत गुरु बसवेश्वरा, ठीक है। अब इनके बारे में देखेंगे, 12वीं सेंचुरी फिलोसफर हैं, पोएट हैं, स्टेट्समैन हैं। इनका जन्म हुआ था 1131 एडी के अंदर, ठीक है। कहाँ हुआ था, कर्नाटका में और ब्राह्मण फैमिली के अंदर। एक्चुअली आप देखेंगे ये पहले क्या करते थे, मिनिस्टर थे, महामंत्री जिसको बोलते हैं, किसके अंदर, विजाला टू के अंदर, ठीक है। इन्होंने किसको फाइंड किया था, लिंगायत सेक्ट को फाइंड किया था, ठीक है। लिंगायत ट्रेडिशन जो है, तो लिंगायत मतलब वो गले में आप देखेंगे जो लिंगायत है वो लिंग पहनते हैं गले में शिव जी का, इसलिए उनको लिंगायत बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने सोशल अवेयरनेस क्रिएट की थी किससे, पोइट्री से और वचनात् से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कि जो बासावन्ना है और बसवेश्वरा है उनकी जो पोइट्री है उनको पॉपुलरली क्या बोलते थे, बचनाच। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन्होंने स्टेब्लिश क्या कराया था, अनुभव मंटपा, किसके अंदर, कालाचुरी रूलर बिजाला टू, जिनके अंदर ये मिनिस्टर थे, इन्हों के अंदर इन्हें अनुभव मंटपा बनाया था। इनके कुछ हम इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देखेंगे। तो मतलब ये कहते हैं कि एक तरीके से आप रिलीजियस रिफॉर्मर समझ सकते हैं, कि इनइक्वालिटी के अगेंस्ट बात करते थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के को एलिमिनेट करने के लिए इन्होंने बहुत सारे अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले, ठीक है। वुमेन्स का इक्वालिटी में बिलीव करते थे, उनके पार्टिसिपेशन में, कि इवन वुमेन्स कैन बी प्रीस्ट, और वुमेन्स पार्टिसिपेशन स्पिरिचुअल लाइफ में, ये सब जो इनको सपोर्ट करते थे, मतलब बेसिकली इक्वालिटी स्टेब्लिश करना चाह रहे थे मेल और फीमेल में। और जो डिस्क्रिप्शन वगैरह थे उनको हटाने के लिए बहुत सारा इन्हें काम किया था, ठीक है। अब इनकी की बिलीव क्या है, कि देखिए कायक, जिसको क्या बोलते हैं, वर्क इज वर्शिप, और दसवा मतलब क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो ये इंपॉर्टेंट है, कायक और दसवा, दी आइडियाज आर रिलेटेड टू वासावन्ना और बसवेश्वरा, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इज देवराय वन। अब देखिए देवराय वन किसको बिलोंग करते हैं, संगम पीरियड को, फ्रॉम 1336 टू 1485, ठीक है। किस कहाँ के, विजयनगर एम्पायर के। इन्होंने क्या किया था, एक डैम बनाया था तुंगभद्रा रिवर पे कैनाल इरिगेशन के लिए, किसको, सिटीज और विलेजेस के लिए। अब ऊपर क्या था, देखिए ऊपर बहमानी किंगडम था और नीचे था देवराय। अब इन दोनों के लिए, इन दोनों के बीच में जो रायचूर दोआब था, ठीक है, दोआब इज रीजन बिटवीन टू रिवर्स, ठीक है, वो जो फर्टाइल रीजन था बहुत ज्यादा। तो रायचूर दोआब के लिए बहुत ज्यादा इनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चलता था, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जब कृष्णदेव राय आ रहे हैं या देव राय टू हैं आ रहे हैं, वो बेसिकली उन्होंने उनके लिए बैकग्राउंड था या फर्टाइल ग्राउंड, उनके जो रूल के लिए या उनकी जो मैग्निफिसेंट उन्होंने अचीवमेंट्स की थी, उनके लिए फर्टाइल जो ग्राउंड था वो बेसिकली देवराय वन ने भी स्टेब्लिश किया था। तो मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे भी ये सर्वाइव कर पाए। और सिंस रायचूर दोआब जो था कॉन्फ्लिक्टेड रीजन था, फर्टाइल रीजन था, तो उससे क्या कर रहे थे, ये कैनाल बना रहे थे, सो दैट इनके जो रीजन है उसमें वाटर का सप्लाई इंक्रीज किया जा सके और फर्टिलिटी इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे विजयनगर की ग्लोरी और कुछ फॉरेन अकाउंट देखेंगे। तो निकोलो डी कॉन्टी जो इटालियन ट्रेवलर थे, उन्होंने विजिट किया था किसको, विजयनगर एम्पायर को, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और इसको इन्होंने बताया था कि वहाँ मैग्निफिसेंट कैपिटल थी, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ग्रैंड आर्किटेक्चर थे, प्रॉस्परस था। तो विजयनगर एम्पायर बहुत प्रॉस्परस। ये हमको कहाँ से मिल रहा है, निकोलो डी कॉन्टी के, बेसिकली उनकी जो राइटिंग्स है और उनके जो वर्क्स हैं उनके अंदर हमको मिला है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, संत कबीरदास। इनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, वाराणसी, यूपी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये रिचुअल्स को रिजेक्ट करते हैं, कास्टिज्म को, आइडल वर्शिप को, आइडल वर्शिप इज मूर्ति पूजा, ठीक है। और एम्फेसाइज वन गॉड। और ये निर्गुण भक्ति में बिलीव करते हैं। अब देखिए निर्गुण और सगुण दो टाइप के स्कूल होते हैं, ठीक है। सगुण मतलब गॉड विद एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और निर्गुण इज गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स, मतलब गॉड जो, मतलब बेसिकली निर्गुण मतलब क्या हो रहा है कि मूर्ति में किसी फॉर्म में नहीं दिखा सकते हम ना, कोई गुण नहीं है उनके अंदर, उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। और सगुण मतलब गॉड के एट्रीब्यूट्स हैं, गॉड को तो हम उनको एट्रीब्यूट्स हैं किस तरीके से दिखते हैं, तो हम उनको मूर्ति में फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देख रहे हैं कि जो इनके वर्क थे उनको कंपाइल किया गया है कबीर बीजक में। ये कौन से थे, कबीर पंथी से जो वाराणसी में रहते थे, उन्होंने कबीर के वर्क को कबीर बीजक के फॉर्म में कंप्राइज किया है। और जो कबीर ग्रंथावली है, जो दादू पंथी थे राजस्थान में, उन्होंने इसको कंपाइल किया है। तो कबीर के वर्क को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से कंपाइल किए हैं, ठीक है। कबीर पंथी ने कबीर बीजक से किया है, और दादू पंथ जो है उन्होंने कबीर ग्रंथावली से किया है। अब कबीर पंथ कौन थे, कबीर पंथ आप देखेंगे, सॉरी दादू पंथ कौन थे, तो दादू पंत आप देखेंगे दादू दयाल ने फाउंड किया था इनको, ठीक है। कहाँ रीजन था, राजस्थान में, रीन ऑफ अकबर के टाइम फाउंड किया था, और दे आर पार्ट ऑफ निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन, ठीक है। अब इनके जो इंपॉर्टेंट कुछ वर्क्स है आप देख रहे हैं, इवन आदि ग्रंथ साहिब में भी हमको मिल जाएंगे। आदि ग्रंथ साहिब किसने कंपाइल किया था, गुरु अर्जन देव ने। अब हम कुछ देखेंगे कबीर की पोयम, बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज में लिखते हैं, तो इसी में आप देख रहे हैं कि कैसे डिफरेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिलीजियस डाइवर्सिटी, और यहाँ पे लोकल डायलेक्ट्स हैं उनको कैसे प्रमोट कर रहे हैं भक्ति सेंट्स। ये यूपीएससी ने एक बार मेंस में क्वेश्चन पूछा था। तो जो क्या सम स्पेशल लैंग्वेज ऑफ निर्गुण पोएट्स, जिसको क्या बोलते हैं संत भाषा, एक स्पेशल लैंग्वेज बनाई थी जिसमें इनकी जो कंपाइल थी, इनके जो वक्त थे उनको कंपाइल किया गया था स्पेशल लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं संत भाषा। और ये इंपॉर्टेंट है, उलट बंसी, दैट इज अपसाइड डाउन सेइंग्स, जो भी राइटिंग वगैरह थी जो हम बिलीव करते हैं उन सबको क्या किया था, उनकी जो मीनिंग थे उनको इन्वर्ट करके लिखा गया था, किसमें, उलट बंसी के अंदर।
नेक्स्ट हम देखेंगे श्रीमंत शंकरदेव। ये कौन से थे? 15वीं सेंचुरी के सेंट थे और रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? आसाम में हुआ था, नागाउं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये एक सराना धर्म के मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोपोनेंट थे। और ये क्या बताता है? ये बेसिकली एक न्यू वैष्णवाइट धर्म है। ठीक है, किसको डिवोट करता है? लॉर्ड कृष्णा को। अब इनके इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ये आपको सारे पॉइंट याद होने चाहिए, ये यूपीएससी पूछता है। एक है कीर्तना घोषा। अब ये क्या है? एक डिवोशनल स्क्रिप्चर है। किस लैंग्वेज के अंदर कंपाइज है? आसामीज के अंदर है। और इसमें बेसिकली क्या किया गया है कि आसामीज लैंग्वेज के अंदर कृष्णा को जो है ग्लोरीफाई करते हैं। नेक्स्ट गुनामाला। तो ये भागवत पुराण का कंडेंस वर्जन है, मतलब छोटा वर्जन है। नेक्स्ट इज अंकियानाथ। और अंकियानाथ बेसिकली क्या है? एक प्ले है जो इसमें डांस, म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग है। और हम कृष्णा के बारे में वहाँ डिस्कस करते हैं, उनके एक्ट्स जो थे बचपन की जो स्टोरीज हैं उनको डांस के फॉर्म में, म्यूजिक के फॉर्म में, स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में दिखलाते हैं। नेक्स्ट इज भावना। भावना क्या है? ट्रेडिशनल थिएटिकल परफॉर्मेंस है। कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? अंकिया नाट से। अब अंकिया नाट क्या है? अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और ये सतरास में परफॉर्म किया जाता है। सतरास क्या होती है? जैसे कि जैन बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए आप देख रहे हैं कि मोनेस्ट्रीज वगैरह होती थी। सेम वे में यहाँ पे क्या हो रहा है कि केव्स वगैरह में जो रहते थे, विहारास, सेम वे में इनके लिए क्या होते थे? वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज को सतरास बोलते थे। ये सेट्रिया बेसिकली डांस है। ठीक है, क्लासिकल डांस है, डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ सतरास। इसको वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांस में रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, कुछ लिटरेरी वर्क देखेंगे तो भक्ति प्रदीपा, भक्ति रत्नाकारा और कीर्तन घोष। ठीक है, अंकिया नाट के बारे में पूछा है यूपीएससी ने, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो। ठीक है, अब हम देखते हैं तानसेन के बारे में। अब तानसेन का आप नाम देखेंगे तो इनका चाइल्डहुड का नेम क्या था? रामतनु पांडे। ठीक है, और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में ये बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर के अंदर हुआ था। ठीक है, अब ये यूपीएससी ने पूछा था कि इनका जो टाइटल है तानसेन का, वो इनको अकबर ने दिया था। बट वो स्टेटमेंट गलत है, इनको टाइटल दिया था राजा विक्रमजीत। कहाँ के थे? ग्वालियर के। ठीक है, इन्होंने अपना म्यूजिक किससे सीखा था? स्वामी हरिदास से सीखा था। इन्होंने ध्रुपद होते हैं, तो ध्रुपद एक तरीके से स्टाइल होता है, अपनी ध्रुपद स्टाइल होता है, अलग अलग स्टाइल होते हैं, ध्रुपद स्टाइल होता है। उसको इन्हें पॉपुलराइज किया था। ठीक है, और और उसके बाद ये क्या करते थे? अपने जो पेटर्न थे जैसे रामचंद्र वघेला और अकबर, उनके लिए भी अपने ध्रुपद स्टाइल में अलग अलग कंपोज करते थे, कंपोजिशन बनाते थे। ठीक है, ये नवरत्न थे, 9 ज्वेल्स थे इन दी कोर्ट ऑफ अकबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप रिमेनिंग 8 कौन है उनके नाम बताइए 8 जेम्स के कमेंट बॉक्स में। देखिए, आप जब कमेंट करेंगे तो ही आपको चीजें याद होंगी, बिकॉज वो यूपीएससी आपसे तानसेन के साथ साथ 4 नाम और दे देगा, 1 2 3 4, चौथा तानसेन आपको पता है। इनमें से 4 नाम में से पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग वर पार्ट ऑफ नवरत्न इन कोर्ट ऑफ अकबर। ठीक है, बिकॉज आप देखेंगे कि गुप्ता पीरियड में जो ज्वेल्स थे उनके बारे में ऑलरेडी पूछ चुका है वो यूपीएससी। तो सेम वे में अकबर के ऊपर भी पूछ सकता है। ठीक है, इन्होंने फेमस रागा जैसे मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोडी और दरबारी इनको कंपोज किया था। ठीक है, उनके जो डिसेंडेंट और डिसिपल हैं उनको सेनियाज बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास को। अब हाल ही में 500th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है किसी? गोस्वामी तुलसीदास की। इनका बर्थ कब हुआ था? तो अब इनका एक्चुअली जो डेट ऑफ बर्थ है वो कॉन्फ्लिक्टेड है, कि एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, बट हमको टाइम पीरियड पता है कि 1497 से 1532 बीसी के बीच में इनका बर्थ हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? रामचरितमानस को लिखा था बैंक्स ऑफ गंगा पे। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने अवधी डायलेक्ट में लिखा है और लैंग्वेज हिंदी है। ठीक है, अब यूनेस्को जो रामचरितमानस है उसको यूनेस्को की मेमोरी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। अब देखिए, अलग अलग रीजन के लिए इंपॉर्टेंट जो भी कुछ वर्क्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग रीजन के लिए रीजन वाइज यहाँ पे एक रजिस्टर बनाया गया है, सो दैट जो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं या वर्क्स हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके। इसका इनिशिएटिव है यूनेस्को का है। अब इन्हें क्या किया? कंपोज किया था विनय पत्रिका एंड कवितावली, ब्रज डायलेक्ट ऑफ हिंदी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, विनय पत्रिका एंड कवितावली। अदर मेजर वर्क्स क्या क्या है? गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वारवाई, हनुमान चालीसा एंड अदर्स। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक बार देख लेंगे आप। ठीक है? अब हम देखेंगे भक्ति मूवमेंट। अब देखिए भक्ति मूवमेंट, तुलसीदास रिफॉर्मर और फिलोसफर थे। ठीक है, कहाँ से? रामानंदी संप्रदाय से। और जो कि लिनेज था किसका? जगत गुरु रामानंदाचार्य का। अब रामानंदाचार्य के अंदर देखेंगे ही वॉज ए वैष्णव हिंदू सेंट थे।
और किसको बिलीव करते थे? सगुन, यानी कि गॉड विद एट्रीब्यूट्स में बिलीव करते थे। और ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड रामा। ही ऑल्सो बिलीव दैट नरगुना एंड सगुना आर नॉट अपोज टू ईच अदर बट दे इनफैक्ट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अब देखिए कैसे, अब कैसे, अब ये समझिए कि ये तो बोल रहे हैं कि जो सगुन है मतलब गॉड विद एट्रीब्यूट्स, और निर्गुण है गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स, मतलब गॉड को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सप्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है अलग अलग है, अपोजिट नहीं है। जैसे आप समझिए कि अगर सगुना को मैं वाटर बोलूं तो निर्गुणा बेसिकली क्या, वाटर पेपर है। ठीक है, यानी कि दोनों चीज यहाँ से क्या हमको मिल रहा है कि एटलीस्ट गॉड है, ऑल्दो फॉर्म डिफरेंट है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने टेम्पल बनाया था, तुलसीदास जी ने संकट मोचन टेम्पल बनाया था, किसको? लॉर्ड हनुमान के लिए। अब रामलीला क्या है? एक बेसिकली राम की लीला, जिस तरीके से मतलब थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है, जहाँ राम जी वनवास गए हैं या डिफरेंट जो इवेंट्स उनके लाइफ में हुई थी उनको थिएटर के फॉर्म में परफॉर्म करके दिखाया जाता है। और रामलीला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की उसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट इज महाराणा प्रताप। ठीक है, राजपूत वॉरियर थे और किंग थे मेवाड़ राजस्थान के। इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर, किसको? जयवंत भाई एंड उदय सिंह टू के। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? मुगल्स को सरेंडर करने से मना कर दिया था। फिर फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन था स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी का। ठीक है, ये किसके बीच में लड़ाई गई थी? मुगल आर्मी जिसको कमांड कर रहे थे असफ खान एंड मान सिंह। ठीक है, इनके सक्सेसर सक्सेसर कौन थे? महाराणा अमर सिंह वन। नेक्स्ट इज गुरु तेज बहादुर जी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था नवंबर 24, सॉरी नवंबर 24 2025 को। 350th एनिवर्सरी मनाई गई है किसकी? गुरु तेज बहादुर जी की। इनका जन्म हुआ था अमृतसर पंजाब के अंदर। और ये यंगेस्ट चाइल्ड थे गुरु गोविंद सिंह जी के। गुरु गोविंद सिंह दैट इज सिक्स सिख गुरु के। और ये अपने आप में क्या थे? 9th सिख गुरु थे। इन्होंने क्या किया था? चक नानकी इन पंजाब। ठीक है, और लेटर जिसको अनंतपुर साहिब बोल रहे हैं उसको इन्होंने फाउंड किया था। ठीक है, ही वॉज फाउंड एज, ही वॉज क्राउंड एज द ऑनर विथ, क्या था? हिंद की चादर, यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ रिलीजन, हिंदू रिलीजन। ठीक है, ये प्रोपोगेट मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड रिलीजियस फ्रीडम, मतलब सब भाई भाई हैं और रिलीजियस फ्रीडम की भी बात करते थे। सुपरस्टिशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे। ठीक है, और इनके हैं गुरु ग्रंथ साहिब में बेसिकली हमको मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज छत्रपति शिवाजी महाराज। इनका जन्म हुआ था शिवनेरी फोर्ट के अंदर, पूना के अंदर। एंड कहाँ जन्म हुआ था? एंड पास द वेट रायगढ़ फोर्ट इन 1680। ये इंपॉर्टेंट दोनों, बर्थ एंड डेथ। ठीक है, शिवनेरी फोर्ट एंड रायगढ़ फोर्ट, ये दोनों बिकॉज अभी न्यूज में चल रहे हैं इसलिए। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, उन्होंने अपने आप को रायगढ़ एंड राजभिषेक एरा, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? क्राउन किया था अपने आप को रायगढ़ और नए एरा जिसको बोलते हैं राज्य अभिषेक एरा, उसकी स्थापना की थी। ठीक है, उनका एक काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर था, उनको बोलते थे अष्टप्रधान। इंपॉर्टेंट है, आप अलग नाम देख लेना अष्टप्रधान में कौन कौन थे और उनका नाम क्या क्या था। ही लेड फाउंडेशन ऑफ मराठा नेवल फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, नियर कल्याण। और आप देखेंगे इनके मराठा के बहुत सारे पोर्ट यहाँ भी थे, तो इनके कभी कॉन्फ्लिक्ट होता था तो नेवी की हेल्प से, मतलब कहीं अगर कहीं और पोर्ट जाना है जगह पे, अगर यहाँ तक फोर्सेस आ गई है एनिमी की, तो नेवी का हेल्प लेके ये थ्रू सी के रूट दूसरे पोर्ट पे जा सकते थे। ये सिक्योरिटी रीजन भी था नेवल फोर्स डेवलप करने के पीछे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? नेवल फोर्स 1664 में कल्याण के आसपास, और मल्टीपल फोर्टिफाइड नेवल बेसेस बनाए थे इन्होंने, कहाँ? वेस्टर्न कोस्ट लाइन के अलाउंग, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, ही डेवलप गरीला वॉरफेयर टेक्टिक, और अफजल खान को 1659 में डिफीट कर दिया था। गरीला वॉरफेयर इज हाइड एंड अटैक। ठीक है, अटैक करो छुप जाओ, तब एनिमी आएगा फिर उसको एक तरीके से उलझाओ और उसको बेसिकली ललचाओ, तो वो अटैक करने आएगा, आप छिप के वार करेंगे उन पे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, इनका टाइम पीरियड हम देखेंगे 1725 से 1795 के बीच में, यानी कि 18th सेंचुरी में। ठीक है, ये होलकर क्वीन थी कौन से? मालवा किंगडम की, और इनको फिलोसफर क्वीन के नाम से फेमस भी थी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदनगर में हुआ था, महाराष्ट्र में। और मल्हार राव होलकर थे, मालवा टेरिटरी के जो लॉर्ड थे, उनसे इनकी शादी हुई थी। ठीक है, एक बार डेथ होने के बाद, ठीक, इनको जब मल्हार राव होलकर की डेथ हो गई थी तो पेशवा ने इनको अहिल्या
मालवा का जो अहिल्याबाई जो थी उनको बोला था कि अब मालवा के ऊपर आप टेक ओवर कर सकती हैं, और वो वहाँ की क्या बनी, थ्रोन ले ली थी एंड बिकेम द रूलर ऑफ इंदौर इन 1769। ठीक है। इनके हम की कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो इसके अंदर आपको दिखेगा कि इन्होंने क्या किया था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री महेश्वर में सेटल करवाई थी एक। ठीक है, जो किस लिए फेमस है, आपने सुना होगा नाम महेश्वरी साड़ीज का, वो यहीं बनती है बेसिकली। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से 2 ज्योतिर्लिंग इन्होंने बनवाई थी। फेमस काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसका रिपेयर कराया था, बनवाया नहीं है। ठीक है। और जो ओल्ड जूना और सोमनाथ जो टेम्पल गुजरात का है, ठीक है, उसको अहिल्याबाई टेम्पल भी बोलते हैं, उन्होंने उसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। इन्होंने क्या किया, पिलग्रिम्स के लिए हरिद्वार, काशी, सोमनाथ एंड रामेश्वरम में टेम्पल्स को रिस्टोर कराया था। ठीक है, महेश्वर फोर्ट जो है, अहिल्या फोर्ट जिसको बोलते हैं, नर्मदा रिवर के बैंक्स पे है, वो भी इन्होंने ही बनवाया था। और इन्होंने एक वुमेन्स आर्मी भी बनवाई थी। किस लिए पर्पस क्या था, स्टेट के डिफेंस के लिए, लॉ ऑर्डर के लिए और वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, इनसे रिलेटेड ये कुछ फैक्ट है। नेक्स्ट इज रानी चिन्नम्मा। ठीक है, इनकी शादी हुई थी राजा मालासारजा ऑफ कित्तूर से। ठीक है, उनके हस्बैंड और उनका ओनली सन था, उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके डेथ के बाद उन्होंने क्या किया, शिवलिंगप्पा को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है। अब क्या हो रहा था कि देखिए, ब्रिटिश की पॉलिसी आई थी, ब्रिटिश की पॉलिसी आई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वो आ रही है 1848 में अंडर लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। इसके अंदर, इस पॉलिसी के अंदर क्या था कि अगर कोई भी किंग है और उसका हायर नहीं, मतलब उसका कोई बेटा नहीं है, या जो उसकी संपत्ति को आगे वंश को बढ़ा सके, उनका लेजिटिमेट हायर नहीं, इन द सेंस कि अडॉप्टेड सन नहीं होना चाहिए, उनका खुद का बेटा होना चाहिए, तभी वो उनके आगे किंगडम को टेक ओवर कर सकता है। अदरवाइज क्या होगा, वो किंगडम के ऊपर ब्रिटिश रूल टेक ओवर कर लेगा। ये पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। एक्चुअली ये 1848 में आ रहा है, लेकिन ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल हमको यहाँ दिखता है रानी चेन्नम्मा के केस में, जहाँ ब्रिटिश इनके जो अडॉप्टेड सन थे उनको लेजिटिमेट राइट नहीं देता, लेजिटिमेट हायर ऑफ कित्तूर का, और बोलता है कि हम ओवरटेक कर लेंगे। दैट फाइनली लेड टू कित्तूर रिवोल्ट इन 1824। ठीक है, ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल इंडियन आर्म रिवेलियन का अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल है वुमेन लेड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स का। ठीक, ऑल दो ब्रिटिश पहले 1824 में क्या हुआ था, बैटल में हार गए थे इनसे, बट फाइनली क्या हुआ, रानी चिन्नम्मा को कैप्चर कर लिया गया और इम्प्रिजन कर दिया गया, और फाइनली उनकी डेथ हो गई थी 1829 में। तो नॉट रियली इन सेंस कि इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू अप्लाई नहीं किया गया यहाँ पे, बट क्या है कि ये सेम वे में किया गया है, ऑल दो फाइनलाइज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 में हो रही है। अब नेक्स्ट इज भगवान बिरसा मुंडा। अब देखिए, जनजातीय दिवस हम मनाते हैं कैसे, भगवान बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी पे। ठीक है। अब हाल ही में उनकी 150th एनिवर्सरी मनाई गई है, इसलिए ये न्यूज़ में आ गए हैं। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, झारखंड में हुआ था 1847 1875 के अंदर। ये मुंडा ट्राइब को बिलोंग करते हैं, तो मुंडा ट्राइब कहाँ, छोटा नागपुर एरिया के अंदर। ये मोनोथीज्म में बिलीव करते थे, दैट इज एक ही गॉड में बिलीव करते थे। और कौन से थे, इन्होंने अपना एक नया सेक्ट फाइंड किया था जिसको बोलते हैं बीर साहिब। ठीक है, तो ये किस एक्चुअली आप देखेंगे उस टाइम पे हो क्या रहा था कि जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश आप देखेंगे जो चार्टर एक्ट आ रहा है 1813, उसके अंदर क्या हो रहा है, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दे रहा है। अब क्रिश्चियन मिशनरीज का काम क्या था कि हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट कराना, और सबसे ज्यादा वो क्या कर रहे थे, ट्राइबल्स को ही टारगेट कर रहे थे। उसके अगेंस्ट आप देखेंगे इसको रिजेक्ट करते थे, और क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे, ठीक है, उनसे उनके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस जो था उसको रिजेक्ट करते थे, उनके अगेंस्ट लड़ने की कोशिश करते थे। ठीक है। और जो मुंडा रिलीजियस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी उनको भी क्या कर रहे थे, रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसी जो प्रैक्टिस, जो कुछ प्रैक्टिस डेरोगेटरी थी टू द वुमेन और टू द पीपल। इनको भगवान के नाम से भी जाना जाता है, भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है। एंड इनको धरती आबा का टाइटल दिया गया था बाय हिज फॉलोअर्स, जिसका मतलब क्या है, फादर ऑफ अर्थ। ठीक है, इनके कॉलोनियल रेजिस्टेंस में हम देखेंगे मुंडा रेविलियन हो रहा है। ठीक है, उन्होंने क्या लॉन्च किया था, उलगुलन और ग्रेट रिवोल्ट, यानी ग्रेट रिवोल्ट, ये यूपीएससी पूछ चुका है पहले। ठीक है, कब हो रहा है लॉन्च, तो 1899 में। अब आप देखिए क्या हो रहा था कि पहले यहाँ पे आप देखेंगे चलता था खून कट्टी सिस्टम। अब खून कट्टी सिस्टम का मतलब क्या है, जॉइंट ओनरशिप। जॉइंट ओनरशिप एक तरीके से आप कम्युनिज्म समझ सकते हैं, कि यहाँ कोई प्राइवेट लैंड का कंसेप्ट नहीं था, सब साथ में ग्रो करते थे, प्रोड्यूस करते थे, और जो भी प्रोड्यूस निकल के आता था उसको शेयर करते थे। ठीक है। अब वो कह रहा है कि जैसे ब्रिटिश यहाँ पे आए, तो जब ब्रिटिश यहाँ आने लग गए तो ये सिस्टम डिसरप्ट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, नए नए जमींदार आने लग गए, और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने लग गए। वो जमींदार ट्राइबल जो थे उनसे लैंड खरीदने लग गए, और ओनरशिप उनको
बोलने लगे कि हम ओनरशिप ले रहे हैं इसकी। ठीक है। अब जो आउटसाइडर थे बेसिकली उनको बोला जाता है दिकूस। ये यूपीएससी पूछ चुका है कि द टर्म दिकूस मॉडर्न मेडिवल इंडिया में वह किस कंटेक्स्ट में है, तो ये दिकूस क्या है, आउटसाइडर को दिक्यूस बोलते थे। और फिर जो ट्राइबल्स थे उनको ये क्या करने लगे, बहुत सारा मनी लेंडर जो थे उनको पैसा अर्ली एडवांस में ही बहुत सारा एडवांस देने लग गए। ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या कर रहे थे, एक तरीके से उनको फोर्स लेबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। उनको बहुत सारा इनिशियली पैसा दे दे रहे थे जरूरत के टाइम पे, फिर उनसे क्या कह रहे थे, उनकी जो जमीन है और जो लैंड है या उनको जो काम कराना था उनको बहुत फोर्सफुली करा रहे थे। तो इन सब इवेंट्स के बैकग्राउंड में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुंडा रिवेलियन हो रहा है। अब इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट स्लोगन स्टार्ट किया था, अगुआ राज सितरजना महाराज महारानी राज तुनतुनजना, लेट द किंगडम ऑफ क्वीन बी एंडेड एंड आवर किंगडम बी स्टेब्लिश। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका नाम क्या था, वो असली नाम मूल शंकर, मूला शंकर ओरिजिनल नेम था। इनका टाइम पीरियड याद होना चाहिए आपको, 1883 के आसपास, यानी कि आईएनसी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के 2 साल पहले इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो मतलब इनका इंडियन नेशनल कांग्रेस में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए उनका रोल क्या था क्या, तो ऑब्वियसली उनका उनसे पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। इनका जन्म हुआ था फरवरी 1825 में, कहाँ, कथियावार गुजरात में, इनटू ए ब्राह्मण फैमिली। ठीक है, इनकी डेथ हुई थी अजमेर में। अब इनके गुरु थे स्वामी ब्रजानंद सरस्वती, जिन्होंने इनको टारगेट दिया था कि हिंदुज्म को सारे जो इसके अंदर इविल्स हैं लाइक सती और चाइल्ड मैरिज, ये सबसे इसको फ्री करना है। तो यही इनका जीवन का मोटिव था। आप देखिए इनका की कंट्रीब्यूशन देखें तो नेशनल मूवमेंट में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, कि इन्होंने पहली बार जो वर्ड था स्वराज और सेल्फ रूल को इंट्रोड्यूस किया था 1875 में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अब ये बोलते थे कि हिंदुइज्म को, अब देखो इनके पास टास्क क्या है, हिंदुइज्म को इविल से फ्री कराना, और ये बोल रहे हैं कि हिंदुइज्म को अगर इविल से फ्री कराना है तो हमको वैदिक टीचिंग्स को दोबारा से रिवाइव करना पड़ेगा। जो वेदा की ओरिजिनल टीचिंग्स थी, अभी क्या है जो टीचिंग्स है वो बेसिकली ओरिजिनल टीचिंग नहीं है, उनको क्या कर दिया गया है, मैनिपुलेट किया गया है। तो हमको ओरिजिनल जो वैदिक टेक्स्ट है उनके पास हमको जाना पड़ेगा, तभी हम कुछ। तो ये कॉल हिज बैक टू वेदास आइडिया, इन्होंने आइडिया दिया था कि वेदास को सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट देनी पड़ेगी, लेकिन ओरिजिनल वेदास को। ठीक है। वुमेन रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने क्या किया था, इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस, एंकरेज वुमेन टू स्टडी वेदास एंड चाइल्ड मैरिज के अगेन भी इन्होंने बहुत सारे एक्शंस लिए थे। ठीक है। और उन्होंने बोला था कि गर्ल की जो एज है वो 16 से पहले उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, और बॉयज की 25 से पहले शादी नहीं होनी चाहिए। इनके रिलीजियस रिफॉर्म के लिए उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं, ये इंपॉर्टेंट है सत्य प्रकाश। ठीक है। इसने क्या बोला था, रिलीजियस रिवाइवलिज्म। वो कैसे करेंगे, बैक टू वेदास के थ्रू। ठीक है। और ये बिलीव करते थे वन सुप्रीम गॉड को बिलीव कर वर्शिप करना है, और सिंपल रिचुअल्स एंड रिसाइटेशन ऑफ वैदिक मंत्रास, यही क्या है रिवाइवल के। हमको अगर रिवाइव करना है हिंदुइज्म को तो हमको ये सुप्रीम गॉड में मानना पड़ेगा और वैदिक रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट समझी, दादा भाई नारोजी। ठीक है। इनका टाइम पीरियड आप देख रहे हैं 1825 से 1970 तक का है। तो हाल ही में इनकी 200th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है एंड अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 3 बार आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे हैं, कब कब, 1886 में, 1893 में और 1906। ठीक है। यहाँ 1907 में हो रहा है सूरत स्प्लिट। वो अगर इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था बिकॉज बोथ मॉडरेट्स और एज वेल एज एक्सट्रीमिस्ट इनकी रिस्पेक्ट करते थे। अदरवाइज जो सूरत स्प्लिट 1907 में हो रहा है वो 1906 में ही हो जाता। इसको टाला गया था दादा भाई नारोजी की प्रेसिडेंटशिप के अंदर। की कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे तो ही प्रोमोटेड वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट किया था। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, स्टूडेंट स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की फाउंडेशन की थी। ठीक है। और उसका उसने क्या किया था, इस एसोसिएशन ने क्या किया था, 6 गर्ल्स स्कूल बनाए थे। इन्हें रिफॉर्मिस्ट आइडिया को स्प्रेड किया था। उसको स्प्रेड करने के लिए रस्त गोप्तर जो है इनका एक न्यूज़पेपर था, और एक सभा फाउंड की थी उन्होंने, रहनुमाई मजदैन सभा, जिसका काम किया था पारसी सोसाइटी को रिफॉर्म करना। ये यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इन्होंने बताया था कि कैसे, अब देखिए, जब क्या हुआ था, ब्रिटिश यहाँ इंडिया में आए थे तो हमारे जो मॉडरेट्स थे वो 3 P पे बिलीव करते थे, दैट इज प्रेयर, प्रोटेस्ट एंड पिटीशन। अब उस टाइम पे ब्रिटिश हैंडफुल थे, बट हम नहीं चाहते थे कि वो उस टाइम पे ब्रिटिश क्या बोलते थे कि हमने रूल ऑफ लॉ स्टेब्लिश किया है, इक्वलिटी स्टेब्लिश की हुई है, एजुकेशन ला रहे हैं हम। तो हमारे जो एजुकेटेड इंग्लिश थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे इंडियंस, वो सोच रहे थे कि अगर हमने इनको हार्श मेथड्स यूज किए तो यहाँ से ब्रिटिश भाग जाएंगे, और अगर ब्रिटिश यहाँ से भाग गए तो इंडिया का डेवलपमेंट रुक जाएगा।
इंडिया में कोई रिफॉर्म नहीं आ पाएंगे, इसलिए हमको ब्रिटिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए वो क्या बोलते थे कि ब्रिटिश जो भी हैं, इनको लगता था कि ऑल दो इंडिया में कुछ इविल्स हैं और इंडिया में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, बट ब्रिटिश को इंडियन की जो हालत है उसके बारे में पता नहीं है। अगर उनको हम प्रेयर या पेटिशन के थ्रू इंडियंस की जो हालत है उसको बताएंगे, तो ब्रिटिश क्या है, काइंड हार्टेड पीपल है, जस्टिस लविंग पीपल है, और वो इंडियंस की हेल्प जरूर करेंगे। इसलिए क्या करते थे, ये ऐसे सोचते थे कि ब्रिटिश रूल इज बेसिकली ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ठीक है। लेकिन अब देख रहे हैं कि उसके बाद जो दादा भाई नारोजी आ रहे हैं, उन्होंने बताया था अपनी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि किस तरीके से ब्रिटिश जो है हमारे इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तभी तो आप एंटी इंडिया एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट डेवलप हो पाएगा पीपल के अंदर। ठीक है। उसी के बाद आप देख रहे हैं कि वो नॉर्मल मूवमेंट जो था, इनिशियली एलिट्स तक जो लिमिटेड था, वो नेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, बेसिकली बैकग्राउंड बताया था, एक्सट्रीमिस्ट्स के लिए इन्होंने फाउंडेशन रखी थी। ठीक। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में बताया था कि ब्रिटिश पॉलिसी हमारे इंडिया को टैक्सेशन, सैलरी और पेंशन के थ्रू कैसे ड्रेन कर रहे हैं। इनके मेजर लिटरेरी वर्क्स कहते हैं पॉवर्टी ऑफ इंडिया एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में इन्होंने बताया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी देके। उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, कौन सा, वॉइस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज मंगल पांडे। ठीक है। ये कहाँ बन हुए थे, बलिया डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर। इन्होंने 34th बंगाल नेवल नेटिव इन्वेंट्री है, ये पूछ सकता है कभी भी, यूपी स्टेट में तो बहुत बार पूछा है इसको। 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थे, उसको ज्वाइन किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की। ठीक है। एट द एज ऑफ 22। ठीक है। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, जिसको अपन सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं, उसके अंदर इन्होंने बहुत की इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, इशू ऑफ ग्रीस कार्ट्रिजेस टू द सोल्जर, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। अब जो क्या था कि वो कार्ट्रिज जो होती थी, एक्चुअली कार्ट्रिज आप ऐसे समझिए कि जो बुलेट है उसके जो टॉप वाला पार्ट है उसको कट करना होता था, उसके बाद उसको गन में डाल के फायर करना होता था। सिंस ये जो बुलेट का टॉप कवरिंग था वो ऐसे बोलते थे कि पोर्क से बना हुआ था, और दैट इज अगेंस्ट हिंदू ट्रेडिशन, इसलिए इन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। और इन्होंने क्या किया था, ओपन म्यूटिनी कब स्टार्ट कर दी थी, मार्च 29 1857 को एट बारकपुर नियर कलकत्ता। और फाइनली ये आप ऐसे बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट था जिसने दैट लेट फाइनली लेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है। इनको बाद में कोर्ट मार्शल कर दिया गया था, कहाँ, बारकपुर ऑन April 8 1857 में। नेक्स्ट इज महात्मा ज्योतिराव फूले। ठीक है। अब इनका जन्म हुआ था सतारा महाराष्ट्र के अंदर। ये एक सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने सोशल इविल्स लाइक अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बहुत मेहनत की है, और बहुत इनको इरेडिकेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है। इनको महात्मा का टाइटल किसने दिया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विट्ठल राव कृष्णाजी बांदेकर ने। ठीक है। एक महाराष्ट्रियन सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने इनको ये टाइटल दिया था। ठीक है। इनके कुछ कंट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि इंपॉर्टेंट, जैसे कि विडो हुआ, इंपॉर्टेंट सोशल कॉसेस के लिए अपनी वाइफ के साथ मिलकर बहुत सारे काम किए थे, लाइक विडो रीमैरिज, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड प्रमोशन ऑफ गर्ल एजुकेशन। ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ, उन्होंने क्या किया था, पहला स्कूल स्टार्ट किया था फॉर गर्ल्स इन 1848 इन पुणे। ठीक है। इन 1873 ज्योतिबा फूले ने क्या स्टार्ट किया था, सत्य शोधक समाज, सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इनकी बुक क्या है, गुलामगिरी, सार्वजनिक, सत्य धर्म। ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट बुक है, गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इज श्री नारायण गुरु। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, चिंपांजंती में, कहा, नियर तिरुवनंतपुरम, टू इज्जवा फैमिली। अब ये क्या था, सेंट फिलोसफर, पोएट, स्पिरिचुअल लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर्स थे, जिन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बहुत सारे काम किए थे। ये बिलीव करते थे वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। ये इज्जवा बेसिकली वहाँ एक तरीके से लोअर कास्ट थी, तो उसमें जो इनिक्वालिटी, अनटचेबिलिटी, ये सारे जो इवल्स थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इनके अगेंस्ट ये फाइट करते थे बहुत ज़्यादा। ये मानते थे इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वुमेन और मैन को। एंड उन्होंने क्या किया था, नंबर ऑफ स्कूल्स बनाए थे ऑल ओवर केरला। इन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी स्टार्ट की थी इन 1889, जिसको हम बोलते हैं अरुबीपुरम, दैट इज बेसिकली टेम्पल एंट्री मूवमेंट, सो दैट इक्वल राइट्स हो लोअर और अपर कास्ट को। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना योजना, इन्होंने क्या किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, किसका पर्पज क्या था, जो जब कम्युनिटी है उसको अपलिफ्टमेंट के लिए। ठीक। इन्होंने बाइकॉम जो सत्याग्रह था, बेसिकली टेम्पल एंट्री मूवमेंट था फॉर लोअर कास्ट हिंदूज के लिए, उसके अंदर भी एक्टिव पार्टिसिपेट किया था और उसको सपोर्ट किया था। इनके इंपॉर्टेंट कुछ वर्क्स हैं, इनके अंदर आप देख सकते हैं, ब्रह्मपद्य, पंचकम, आत्मोपदेशा शतकम एंड दैव्य दशकम, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सर चित्तूर चित्तूर शंकरन नायर।
इनका जन्म हुआ था 1857 में पलक्कड़ केरला के अंदर। देखेंगे ये प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ईयर कौन सा है? 1897 में। ये ईयर याद होना चाहिए आपको। ठीक है। इंडियन सेंट्रल कमेटी जो एक्चुअली जो साइमन कमीशन आया था, तो वहां से इंडिया से उनको कोऑपरेट करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, इंडियन सेंट्रल कमेटी, उसके प्रेसिडेंट ये थे। ठीक है। इनको कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर उस टाइम पे 1904 में अवार्ड दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, और उनको नाइटहुड भी दिया गया था 1912 में ब्रिटिश के द्वारा। इन्होंने दो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या लिखे हैं? मिनट्स ऑफ डिसेंट इन डिस्पैचेस ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आ रहे हैं, उनके अगेंस्ट क्या किया था इन्होंने? डिसेंट लिखा था, मिनट्स ऑफ डिसेंट लिखे थे। एक बुक लिखी थी गांधी एंड एनआरकी, और इन्होंने क्या किया था? फाउंड किया था मद्रास रिव्यू एंड मद्रास लॉ जर्नल को। इनकी डेथ हो गई थी मद्रास के अंदर 1934 में। और इनका की कंट्रीब्यूशन क्या है? जस्टिस फॉर जलियांवाला बाग, इसके लिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। नेक्स्ट इज एम विश्वेश्वरैया। अब देखिए हाल ही में इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सितंबर 15 को। इनका जन्म हुआ था मुड्डेनाहल्ली में, कहाँ? कर्नाटका के अंदर। ये सिविल इंजीनियर थे। इन्होंने इंजीनियरिंग अपनी की थी पूना के कॉलेज से। इन्होंने क्या किया था? एक पाइप सिस्टम बनाया था, पाइप सिफन, बेसिकली कहाँ? पंजरा रिवर के अक्रॉस। अब पाइप सिफन क्या होता है? बेसिकली आप समझिए कि ऑटोमेटिक, यानी कि यहाँ कुछ एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ रही। आप एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि जो पाइप है, जो स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ के थ्रू अगर मान लीजिए एक बार हम, ये मान लीजिए ये आपके पास मग है, अब एक हमने यहाँ से पाइप पी लिया, और पाइप से आप एक बार पानी को सक करते हैं, और पानी उसके बाद क्या होता है? पानी ऑटोमेटिकली फ्लो करने लग जाता है। ऑल दो वाटर यहाँ से यहाँ हाई लेवल पे जा रहा है, बट एक बार फ्लो करने लग गया तो कंटिन्यूस फ्लो करता है। इसी को बोलते हैं पाइप सिफन, जिसमें विदाउट आप यूजिंग एनर्जी वाटर को आप सप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने ब्लॉक इरिगेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ब्लॉक इरिगेशन सिस्टम मतलब क्या है? जो बड़ा सा रीजन है उसको छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर देना है, सो दैट सबको पानी की अवेलेबिलिटी हो पाए। पहले इसको सप्लाई करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। ठीक है। इससे क्या हुआ था? वाटर की जो इरिगेशन फैसिलिटी थी वो सब तक पहुंच पाई, वाइटर पॉपुलेशन तक। और मडी वाटर की इश्यूज थे तो उनको रिजॉल्व कर दिया गया। इनमें ऑटोमेटिक वाटर फ्लड गेट्स होते हैं। तो क्या देखिए, ऐसे जो डैम है, डैम में क्या होगा? यहाँ पे एक लेवल तक पानी, ऐसे मानिए ये डैम है और पानी का लेवल यहाँ तक है। ठीक है। अगर पानी का लेवल यहाँ तक गया तो ऑटोमेटिक ये फ्लड गेट्स ओपन हो जाते हैं, सो दैट जो डैम है उसको खतरा ना हो पाए, बिकॉज एक लिमिट के बाद अगर पानी भर गया तो डैम डैमेज हो सकता है, सो दैट वहाँ ऑटोमेटिकली पानी डिस्चार्ज हो जाता है। और ये चीफ इंजीनियर थे कृष्णराज सागर डैम के लिए मैसूर के अंदर। ठीक है। इन्होंने दीवान ऑफ मैसूर की तरह सर्व भी किया था, और इन्होंने स्टेब्लिश की थी मैसूर यूनिवर्सिटी को। इनकी इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट है, प्लैन्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया और रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया। इनको भारत रत्न से नवाजा गया था कब? 1955 के अंदर, और इंडिया का ग्रेटेस्ट ऑनर है। नेक्स्ट इज विठल भाई जी पटेल। विठल भाई जी पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। ठीक है। अब इनका जन्म हुआ था नादियाबाद गुजरात के अंदर, और जो एल्डर ब्रदर थे किसके? वल्लभ भाई पटेल के। एमिनेंट पॉलिटिकल लीडर, लॉयर एंड सोशल रिफॉर्मर भी थे। तो ये बेसिकली ये भी सोशल रिफॉर्मर थे, मतलब सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया था। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के ये मेंबर बने थे। ठीक है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, देखिए ये लोकल वाली समझ सकते हैं आप, ये नेशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसके मेंबर बने थे, इलेक्ट हुए थे 1918 के अंदर। जो स्वराज पार्टी हुई थी, आपको पता होगा कि विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद इसको विड्रॉ कर लिया गया था, और उसके बाद क्या हो रहा था? कुछ अब दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे। ठीक है। दो ग्रुप डिवाइड हो गए थे बेसिकली। मतलब एक जो बोल रहे थे कि मतलब अभी हमको एक्शन लेना चाहिए, और दूसरे बोल रहे थे कि चेंजर्स और नो चेंजर्स में डिवाइड हो गए थे। और ठीक है। और आप समझ रहे हैं कि यहाँ से जो कुछ लोग थे वो सपोर्ट कर रहे थे कि अगर हम, ये बेसिकली स्ट्रगल टू स्ट्रगल का थ्योरी होता है कि मतलब एक स्ट्रगल है उसके बाद पीस की जरूरत है, फिर उसके बाद स्ट्रगल के लिए, बिकॉज एनर्जी यहाँ सेव करने की जरूरत होती है, तो रेवोल्यूशन के बाद हमको यहाँ कुछ नहीं करना है, लोगों की जाके हेल्प करनी है। ठीक है। मतलब विलेज में एम्पावरमेंट कराना है। लेकिन कुछ लोग थे कि अगर हम यहाँ से मासे से डिस्कनेक्ट हो गए, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं गए, तो अदर पार्टीज हैं वो ओवरटेक कर लेंगी, या फिर जो ब्रिटिश हैं उनका वो अपना वहाँ पे विद होल्ड है पार्टी के अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, उसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। इसलिए हमारा रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने एक सेपरेट पार्टी बना ली थी विद इन कांग्रेस इटसेल्फ, जिसको हमने बोला था स्वराज पार्टी। और उसके ये को फाउंडर थे अलॉन्ग विद मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास इन 1922। इन्होंने मेयर ऑफ बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सर्व किया है 1923 से 1925 तक। नेक्स्ट कम थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म 1875 में हुआ था, और डेथ हुई थी 1950 में। ये हमारे इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। इनका भी सेम नादिया दत्त गुजरात में जन्म हुआ था।
और इनका इलेक्शन हुआ था, इलेक्ट हुए थे अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को एज ए सैनिटेशन कमिश्नर इन 1970। ठीक है, न्यूली फॉर्म जो गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी थी 1920 में। अब देखिए क्या हो रहा है कि 1920 के बाद पहली बार प्रोविंशियल कमिटीज बन रही हैं, किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उन प्रोविंशियल नेशनल कमिटीज बनी थी, उनमें जो गुजरात में बनी थी उसके ये प्रेसिडेंट बने थे। और 1931 में कराची सेशन हुआ था, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। उस टाइम पे ये प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अब ये मेंबर भी थे किसे? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इनकी जो कमेटी थी उसके ये जो डिफरेंट कमिटीज बनी थी हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म आ रहा था उसके ये मेंबर थे। और फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इनने सर्व किया है। ठीक है, इनको भारत रत्न दिया गया था 1991 में। राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है बिकॉज इन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको मिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट क्या है? खेड़ा सत्र गया 1918, नॉन कोऑपरेशन 1919 एंड बरतौली सत्र गया 1928। पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन गुजरात। नेक्स्ट इज ईवी रामास्वामी, इनको पेरियार भी बोलते हैं। ठीक है, इनके कोर आइडियाज क्या थे? एक सोशल रिफॉर्मर थे और एक फिलोसफर भी थे, जिन्होंने सोशल इक्वालिटी और साइंटिफिक रैशनलिज्म पे बहुत सारे और इक्वलिटेरियन सोसाइटी स्टेब्लिश करने में बहुत सारे एफर्ट्स लिए थे। ठीक है, इन पे इन्फ्लुएंस किसका था? एक तो ज्योतिराव फूले का था और दूसरा बी आर अम्बेडकर का था। और ये इंस्पायर हुए थे गांधी के जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम थे, लाइक खादी मूवमेंट, टेम्पल एंट्री फॉर अनटचेबल्स, उसमें इन्होंने बहुत उससे बहुत इंस्पायर हुए थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? फूडी आरसू, एक क्या है तमिल वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे। और वाइकॉम जो सत्याग्रह हुआ था, जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया था। ठीक है, इनको वाइकॉम वीरन और पेरियार का टाइटल दिया गया था। किसने दिया था? ये इंपॉर्टेंट है, इनके फॉलोअर्स ने दिया था। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे थे कि प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए गवर्नमेंट्स में, राइट्स में। जैसे कि मान लीजिए 10% पीपल हैं, तो यहाँ गवर्नमेंट के अंदर जो राइट्स हैं वो उनको 10% पॉपुलेशन को 10% राइट मिलने चाहिए। ठीक है, 1932 में पेरियार ने कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियनिस्ट सिंगरा वेलु चेतियार, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्या किया था? एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, कौन सी? सेल्फ रिस्पेक्ट सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, इनके साथ मिलकर पेरियार ने वेलु चेतियार के साथ मिलकर सेल्फ रिस्पेक्ट सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। नेक्स्ट इज वी डी सावरकर। अब इन्होंने देखिए रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म था। रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म के देखिए इन्होंने फाउंड किया था अभिनव भारत सोसाइटी 1904। बेसिकली ये क्या था? एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट का भी एक्सट्रीम वर्जन आप बोल सकते हैं रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म है। मतलब ये आर्म्ड रिवेलियन और वायलेंस में बिलीव करते थे, वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो मार्क्स के आइडिया थे, देयर कैन नॉट बी अ बर्थ विदाउट ब्लड, इस तरीके से ये बिलीव करते थे कि विदाउट आर्म्ड रिवेलियन हम इंडिपेंडेंस नहीं ले सकते थे। और उसके लिए आर्म स्ट्रगल के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करते थे और अलग अलग सोसाइटी बनाते थे, जिसमें एक अभिनव भारत सोसाइटी भी इन्होंने बनाई थी। ये डायस्पोरा को मोबिलाइज करते थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? फ्री इंडिया सोसाइटी बनाई थी लंदन के अंदर। ठीक है, क्यों बनाई थी? सो दैट डायस्पोरा जो अब्रॉड में है उनको मोबिलाइज कर पाए, सो दैट वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाए इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इन्होंने ही जो स्ट्रगल ऑफ 1857 था, उसको पहले बोलते थे सिपॉय इम्यूनिटी, या फिर जो लैंड लॉर्ड स्ट्रगल ऐसे बोलते थे। मतलब उसको स्पेसिफिकली कभी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं बोला गया था। तो उन्होंने बुक लिखी थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और बताया कि 1857 रिवॉल्ट वॉज नॉट मियर सिपॉय इम्यूनिटी, इट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, और इनको जो 1910 में आप देख रहे हैं कि बॉम्बे में इम्प्रिजनमेंट दिया गया। अब इम्प्रिजनमेंट बेसिकली कितने साल के लिए? 50 साल के लिए दिया गया था फॉर बारकपुर बॉम्ब केस जो था। इन्होंने मतलब बॉम्ब केस बारकपुर में जो था, इनके भाई थे साथ में और इनके साथ दोनों ने मिलकर बारकपुर बॉम्ब केस के अंदर इनको लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया था 50 साल का। इन्होंने क्या किया था? अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट बहुत सारा काम किया था, एक्टिवली कैंपेन किया था। और पतित पावन मंदिर, यहाँ पे एक टेम्पल बनाया था जिसमें इवन दलित जो थे उनको प्रीस्ट के थ्रू अपॉइंट किया जाता था एज ए प्रीस्ट। नेशनल यूनिटी के लिए इन्होंने हिंदू महासभा बनाई थी 1937 से 1954 के बीच में। ठीक है, और उसके प्रेसिडेंट भी रहे थे इस टाइम पीरियड में। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? पॉलिटिकल नेगोशिएशन की थी ब्रिटिश के साथ ड्यूरिंग किस्प मिशन एंड बेबल प्लान डिस्कशन में। आप सोच रहे हो 50 साल की इनको जेल हो गई थी, बट ड्यू टू डिस्कशंस कुछ हुए ब्रिटिश के साथ इनके, और ब्रिटिश ने इनको अर्ली रिलीज कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट इज गोविंद बल्लभ पंत। इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा उत्तराखंड में, कुमाऊं परिषद में 1916 में इन्होंने स्टार्ट किया अपना पॉलिटिकल जर्नी।
और बाद में ये यूनाइटेड प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो स्वराज पार्टी थी उसके टिकट पर 1923 में जीते थे। अभी हमने देखा था स्वराजिस्ट, चेंजर्स, नो चेंजर्स, इनके बीच में डिवाइड हुए थे, उसमें स्वराजिस्ट थे, उन्होंने पार्टी बनाई थी और उसमें से ये इलेक्ट होके आए थे। इन्होंने सॉल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था 1930 में, इसके अंदर अरेस्ट हो गए थे। ठीक है, फॉर प्लानिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे और लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे ये इंडिया के होम मिनिस्टर थे। इनको भारत रत्न दिया गया है 1957 में। अब बताइए मुझे गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम कहाँ लोकेटेड है? नेक्स्ट इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के। ये प्रोफेसर थे ईस्टर्न रिलीजियस एंड एथिक्स के एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सफोर्ड, और इन्होंने इंडिया के डेलीगेट टू द लीग ऑफ नेशंस ड्यूरिंग 1930। वर्ल्ड वॉर वन के बाद लीग ऑफ नेशंस बना था और वहां इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किसने किया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ठीक है, और वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे 1952 टू 62 में, उसके बाद प्रेसिडेंट बन जाते हैं 1962 से 67 के बीच में। इन्होंने इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी को कंपेयर किया था कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। जैसे वेस्टर्न फिलोसफी इज मोस्टली मटेरियलिस्ट, इंडिया की जो फिलोसफी है मोस्टली अब देखेंगे स्पिरिचुअल है। और इंडिया की फिलोसफी का क्या रोल है, इंडियंस की फिलोसफी से ब्रिटिश क्या लर्न कर सकते हैं, ब्रिटिश की फिलोसफी से हम क्या लर्न कर सकते हैं। और जो इंडियन फिलोसफी थी उसको वेस्टर्न ऑडियंस के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस में इंटरप्रेट भी किया था। ये इनके इंपॉर्टेंट कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं, जैसे कि प्रिंसिपल उपनिषद, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलोसफी, धम्मपादा, द फिलोसफी ऑफ उपनिषद, आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, ईस्ट एंड वेस्ट, सम रिफ्लेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शन। ठीक है, इनको नाइटहुड दिया गया था 1931 में ब्रिटिश के द्वारा, और इंडियन गवर्नमेंट ने इनको 1954 में भारत रत्न दिया था। नेक्स्ट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, 1891 टू 1956 में। इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है एनाइलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, इन्होंने कंसेप्ट आइडियल सोसाइटी का कंसेप्ट बताया है। ठीक है, आइडियल सोसाइटी क्या होगी, यहाँ पे क्या होगा, अनटचेबिलिटी नहीं होगी, सब में इक्वालिटी स्टेब्लिश होगी, और यहाँ पे फ्रेटर्निटी की वैल्यू होगी, फ्रेटर्निटी भावना होगी बिटवीन द इंडिविजुअल्स में। इनकी की ऑर्गेनाइज, ये यूपीएससी पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहिष्कृत हितकर्नी सभा 1924 में बताया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में बना था। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में इन्होंने बनाया था। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल थी, दैट इज मूक नायक 1920 में, बहिष्कृत भारत 1927 में, जनता 1930 में। सारी की सारी मराठी लैंग्वेज में थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, महार सत्याग्रह जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट बेसिकली था उसके थ्रू उसको ये सपोर्ट कर रहे थे 1927 में। ठीक है, और सॉरी, महार सत्याग्रह फॉर वाटर राइट्स के लिए था। जो वाटर टैंक जो था महाड़ में टैंक था, वहां से जो अनटचेबल्स है उनको पानी पीना अलाउड नहीं था, इसलिए वहां पे ये प्रोटेस्ट करने गए थे और वहां से इन्होंने पानी पी लिया था। उसके बाद पूरी रिवर में उसको शुद्ध किया गया था। और नेक्स्ट इज कालाराम टेम्पल एंट्री, ये वाला टेम्पल एंट्री था। ठीक है, बुक थी अनटचेबल्स हु वर दी शूद्रास, द बुद्धा एंड इज धर्मा। एट द एंड ऑफ द लाइफ बी आर अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, वहां ने लिखी थी बुद्धा एंड धम्मा, और द अनटचेबल्स हु वर शूद्रास, ये इंपॉर्टेंट बुक है अम्बेडकर जी की। नेक्स्ट इज आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, बॉर्न हुए थे वो महाराष्ट्र में ट्राइबल हेमलेट के अंदर। ठीक है, उनको नेशनल टीचर ऑफ इंडिया बोला जाता है एंड स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ गांधी जी। ठीक है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर, एंड जो इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था उसके अंदर आप देख रहे हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह और इंडिविजुअल डिसोबीडियंस कैंपेन जो था उसके अंदर सबसे पहले इंडिविजुअल जो थे परफॉर्म करने वाले, दैट वाज आचार्य विनोबा भावे। एंड ये यूपीएससी ने पूछा था कि पहले आचार्य विनोबा भावे थे, हुआ द सेकंड पर्सन टू परफॉर्म इंडिविजुअल सत्याग्रह, एंड दैट वाज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इन्होंने जो साबरमती आश्रम था वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे और कंस्ट्रक्टिव वर्क भी करते थे, लाइक खादी, एजुकेशन एंड सैनिटेशन के ऊपर। इन्होंने विलेज सर्वे स्टार्ट किया था और ग्राम सेवा मंडल 1934 में स्टेब्लिश किया था। ठीक है, ये अपने भूदान मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। अब देखिए भूदान मूवमेंट का बैकग्राउंड आप देखेंगे तो पहले क्या आ रहा था, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो था हमारे यहाँ, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्ट जो आया था उसके थ्रू क्या करना चाह रहे थे हम कि जो लैंड है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे थे। अब देखिए लैंड पे जो भी लॉ बनेगा उसके अंदर क्या था कि जो हमारा सेकंड हाउस था, दैट वाज राज्यसभा प्रेजेंट डे, उसमें कौन थे, मोस्टली जमींदार थे। अब जमींदार थे, अब समझिए आपकी जमींदार से अगेंस्ट ही एक्ट बन रहा है और वो उस एक्ट को अगर पास होने दे रहे हैं तो दैट मीन्स क्या था, उसमें बहुत सारे लूप होल्स होंगे, और इस एक्ट के जो फीचर्स थे इनको पहले से ही पता थे। तो इन द सेंस कि जो हमारा लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन जो था वो प्रॉपरली सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। सिर्फ आप देखेंगे दो स्टेट्स थे, जैसे कि केरला एंड वेस्ट बंगाल, जहाँ ये सक्सेसफुल हो गया था। क्यों हो पाया था, बिकॉज यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। अदर स्टेट्स में ये फेलियर था बहुत बड़ा। ठीक है, अब बिकॉज यहाँ पे ट्राइबल्स को जो लोकल्स थे और जो लैंडलेस पीजेंट्स वगैरह थे उनके पास लैंड नहीं था, इसलिए क्या किया गया, वहां भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने टू कन्विंस
लैंड जो बड़े बड़े लार्ज मनी लेंडर्स और लैंड होल्डर्स थे उनको जमींदार को कन्विंस किया था इन्होंने कि तुम भूदान मूवमेंट के थ्रू कि तुम अपनी ऐसे दान करो भूमि का, मतलब अगर वो आप लॉ के थ्रू नहीं ले पा रहे हैं उनसे तो उनको दान के लिए उनने कन्विंस किया था। इससे क्या होगा, एक तरीके से बहुत बड़ा दान है जिससे तुम लोगों का भला कर पाओगे, और बहुत सारे लोगों ने अपनी दान में प्रॉपर्टी दी थी। ठीक है। लिटरेरी वर्क्स क्या थे, गीताई एंड गीताई प्रवचना, सिति सीता प्रज्ञा दर्शन। ठीक है। गीताई चिंतन रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट काम है इनके, एक बार देख लेना आप, स्वराज्य शास्त्र। नेक्स्ट इज करतार सिंह सराभा। ये इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, इनका जन्म हुआ था लुधियाना पंजाब के अंदर, और ये मेंबर बन गए थे गदर पार्टी के। ठीक है, एट द एज ऑफ 15। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, सारे जो पंजाबी इशू थे, पंजाबी जो इशू था किसका, गदर न्यूज़पेपर का, यही करते थे। ठीक है। इंडियन सोल्जर्स को रिवोल्ट के लिए मोबिलाइज करते थे। ठीक है। और ये चार्ज में स्टडी वन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, और इनको एग्जीक्यूट कर दिया था 1915 में, यानी कि मियर 90 ईयर्स ऑफ एज में इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ठीक है। अब देखिए, आप देखेंगे जो गदर मूवमेंट है, तो गदर मूवमेंट में क्या था, देखिए जो इंडियंस जो थे, मैक्सिमम इंडियंस जो थे, मोस्टली पंजाबी, वो चले गए थे या तो कनाडा और यूएसए में। ठीक है। कनाडा यूएसए। अब कनाडा यूएसए में यहाँ गए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो इंडियंस थे उनको बहुत डेरोगेटरी ट्रीट किया जाता है, इनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। क्यों? बिकॉज इंडिया क्या था, कॉलोनी था उस टाइम पे। यही एक रीजन था। तो ठीक है, तो इंडिया को, इनका मेन पर्पस क्या था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना। इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कहाँ बनाई थी, सैन फ्रांसिस्को यूएन, सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर। ठीक है। और बेसिकली उसका ही काम क्या था कि यहाँ पे सुवंत सिंह बकना और करतार सिंह सराभा इनने मिलकर बनाई थी वहां पे। और इन्होंने स्टार्ट किया था एक गदर न्यूज़पेपर को पब्लिश करना। तो गदर न्यूज़पेपर जो पब्लिश हो रहा था उसके थ्रू क्या कर रहे थे, रेवोल्यूशनरी आइडियाज को प्रमोट कर रहे थे, और जो बाहर जो फॉरेनर्स थे और इंडियंस थे उनको मोटिवेट कर रहे थे एक 1857 टाइप रिवोल्ट के लिए। ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो उस टाइम उनको लगा कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और ये प्लान करने लग गए एक 1857 टाइप रिवोल्ट। ठीक है। जहां उसके बाद एक होता है कामगाटा मारू इंसिडेंट, कोमगाटा मारू, जहां से एक इंडियन शिप जो थी वो आ रही होती है, कनाडा पहुंचती है वैंकूवर में, और वहां उसके जो इंडियंस होते हैं उनको वहां अलाउ नहीं किया जाता। तो वो शिप वापस चली जाती है, कहाँ इंडिया आती है, और यहाँ पे जो ब्रिटिश थे वहाँ की पुलिस जो थी उन पे ओपन फायर कर देती है। ये सब इससे क्या हो जाता है, इनके जो सेंटिमेंट्स हैं हिट हो जाते हैं, और ये लोग मिलके बोलते हैं कि अब तो रेवोल्यूशन करने की जरूरत आ ही गई है। तो बट क्या होता है कि जब रेवोल्यूशन प्लान होता है पंजाब के अंदर, बट उससे पहले ही कोई इन्फॉर्मेंट वहाँ के जो मतलब स्पाइस थे उनको इन्फॉर्मेशन दे देता है, और पूरा प्लान लीक हो जाता है, और ये सब अरेस्ट कर लिए जाते हैं। और सरदार सिंह सराभा को अरेस्ट करके हैंग टिल डेथ की पनिशमेंट दी जाती है, फांसी की सजा एट द मियर एज ऑफ 19 ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट इज अलूरी सीताराम राजू। ठीक है। इनका जन्म हुआ था मोगालू नियर विवमम, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है। महात्मा गांधी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ये मोटिवेटेड थे। ठीक है। ये बोल रहे थे ट्राइबल्स को जस्टिस के लिए, लोकल पंचायत कोर्ट्स एंड बॉयकॉट कॉलोनियल कोर्ट्स को बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे। ठीक है। खादी वेयर करने की पीपल को मोटिवेट कर रहे थे, और ड्रिंकिंग के गिव अप, ड्रिंकिंग करने के लिए गिव अप कर रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देखिए क्या हो रहा था कि वहाँ आप देखेंगे जो ट्राइबल्स थे वहाँ पे चलता था पोडू कल्टीवेशन, पोडू कल्टीवेशन सिस्टम। पोडू का मतलब होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अब देखिए ब्रिटिश जब आ जा रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया। और यहाँ पे जो भी ट्राइबल्स थे वहाँ पे क्या हो रहा था, रोड कंस्ट्रक्ट करा रहे थे, और उन रोड कंस्ट्रक्शन पे इनसे फोर्सफुल काम कराया जाता था। किसे? ट्राइबल से। ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में इन्होंने मोटिवेट किया, किसने? अदूरी सीताराम राजू ने, इनको प्रोटेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे आप देखना एक आर्म रिवेलियन स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश के अगेंस्ट। ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि मान्या वीरदू, इनको हीरो ऑफ जंगल्स भी बोला जाता है, तो इन्होंने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, और बाद में इनको अरेस्ट करके ब्रिटिश ने अरेस्ट कर लिया था। तो ये 1922 में ये मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है। नेक्स्ट इज मेजर ध्यानचंद। अब देखिए हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स डे पे इनको पीएम ने ट्रिब्यूट पे किया है। इनको हॉकी विजर्ड और मैजिशियन बोला जाता था बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रिक्ट रिलेटेड टू हॉकी। ठीक है। और ये इंडियन आर्मी में ऐसे सिपाही थे, यानी कि प्राइवेट मेंबर इंडियन आर्मी से एसोसिएटेड थे। इंडिया को गोल्ड में जो ओलंपिक मेडल दिलाने में 1928 में, 32 में और 1936 में इन्होंने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था। इन्होंने पद्म भूषण भी रिसीव किया है 1956 में। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है उनको इन्हीं के ऑनर में दिया जाता है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न था, इसका 2021 में नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रख दिया गया है। ठीक है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट इज सुखदेव थापर।
ये उनका जन्म हुआ था सुखदेव का लुधियाना के अंदर। ये मेंबर थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के, HSRA के। पहले क्या थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब उसके अंदर क्या था, ये बेसिकली रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म था, मतलब वायलेंट मीन्स पे बिलीव करते थे। लेकिन यहाँ क्या आ गया, इनके अंदर कुछ चेंजेस आ गए थे, सोशलिस्ट टेंडेंसीज इंस्पायर्ड बाय मार्क्स। तो उससे इंस्पायर होकर इन्होंने इसका नाम बदल दिया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इन्होंने सेल्स बनाए थे, रेवोल्यूशनरी सेल्स, कहाँ, पंजाब में एंड अदर नॉर्दर्न इंडिया में। नौजवान भारत सभा 1926 में लाहौर में इन्होंने बनाई थी, मोबिलाइज करने के लिए यूथ को फॉर नेशनल स्ट्रगल के लिए। ठीक है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से फोर फ्रंट पे थे। जो हंगर स्ट्राइक किया था, जो प्रिजनर्स थे उनको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, उनकी जो लिविंग कंडीशन थी इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिया जाता था, उसके अगेंस्ट इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी 1929 में। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था। ठीक है। अलॉन्ग विद शिवराम राजगुरु एंड भगत सिंह। इन्होंने क्या किया था, देखिए, जब साइमन कमीशन आ रहा है, साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट में कौन थे, लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय की प्रोटेस्ट के दौरान लाठी लगने की वजह से, लाठी चार्ज के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। तो डेथ में क्या था कि जो जेम्स स्कॉट जो थे, उन्होंने मेजर रोल प्ले किया था, वहां पे रिस्पॉन्सिबल थे उनकी डेथ के लिए। तो इनको मारने के लिए इन्होंने प्लान किया था राजगुरु और भगत सिंह के साथ। बट मिस्टेकली इन्होंने क्या किया था, जेपी जो सॉन्डर्स थे, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको शॉट कर दिया था। ठीक है। 19 फिर फाइनली मार्च 23 1931 में इनको हैंग डेथ की पनिशमेंट दी गई थी। ठीक है। और भगत, और इसी दिन को शहीद दिवस, मार्टियर्स डे भी मनाया जाता है, जिस दिन इनको फांसी की सजा सुनाई दी गई थी, फांसी दी गई थी। नेक्स्ट इज MS स्वामीनाथन, 1925 टू 2023 के बीच में। ठीक है। अब आप देखें इनको की रिकॉग्निशन कुछ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, रेमसे मैकडोनल्ड अवार्ड दिया गया है इनको, सॉरी, रेमन मैग्से से अवार्ड दिया गया है। फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में इनको दिया गया था। UNEP का सासाकावा एनवायरमेंट प्राइज 1994 में, और यूनेस्को का गांधी गोल्ड मेडल इनको 1999 में दिया गया था। इनको भारत रत्न बाद में दिया गया था 2024 के अंदर। इनके की कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे, ही इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। और इन्होंने आइडिया दिया था एवर ग्रीन रेवोल्यूशन का। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन ऐसा नहीं हम कि इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर दें कि क्या हो रहा है कि एक टाइम पे तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, बट सॉइल की क्वालिटी इतनी कम हो जाए कि बाद में प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाए। तो हमको सस्टेनेबल एवरग्रीन रेवोल्यूशन पे ध्यान देना है, जिसको ये बोल रहे थे एवरग्रीन रेवोल्यूशन। सस्टेनेबल रेवोल्यूशन को बोल रहे हैं एवरग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये क्या होता है, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स जो बनाया था और अपनी स्वामीनाथन रिपोर्ट दी थी, जिसके अंदर आप देखेंगे C2+FL का फॉर्मूला है कि फार्मर का जो कॉस्ट है उससे 50% की एक्स्ट्रा कॉस्ट पे MSP फिक्स करना चाहिए। नेक्स्ट इज भूपेन हजारिका। ठीक है। ये असम में जन्म हुए थे, और इनको बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र और सुधा कांता नाइटिंगेल कहा जाता है। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण एंड भारत रत्न से नवाजा गया है। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स हैं, लाइक मनुहे मनोहर भावे, मो इति जादवा एंड विस्तीर्णो पारोरे। ये बंगाली, सॉरी, एसएमईस फोक सॉन्ग्स हैं। और इनमें जो आइडियाज होते हैं वो ह्यूमैनिटी, जस्टिस एंड हार्मोनी के होते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी। अब ये चेयरमैन थे इसरो के। ठीक है। और इनका टाइम पीरियड आप देखिए, यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा, 2025 तक था। और ये इसरो के चेयरमैन 1994 से 2030 तक के थे, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, 2025 आएगा। ठीक है। अब की स्पेस मिशन इनके टाइम में मटेरियलाइज हुए थे, लाइक पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल फ्लाइट। ठीक है। इंडिया की पहली ये दोनों कहाँ हुई थी, इनके ऑब्जर्वेशन के अंदर हुई थी। पोलार यानी कि हम पोलार रीजन में ऐसे सैटेलाइट जो है, जो अर्थ है, तो उसका ऐसे घूमेगी, दैट इज पोलार हो जाएगा। जियो सिंक्रोनस मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे घूमेगी। जियो स्टेशनरी मतलब क्या है, अर्थ और इसकी जो सैटेलाइट की घूमने की स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, इसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी। ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भास्करा 1 एंड 2, ये इनके टाइम पे लॉन्च हुई थी। ठीक है। एस्ट्रोसेट जो था इंडिया की पहली स्पेस बेस्ड हाई एनर्जी एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी, एस्ट्रोसेट भी इनके टाइम पे कंसेप्चुलाइज हुई थी। ठीक है। उन्होंने नेशनल ड्राफ्ट एजुकेशन जो पॉलिसी है 2019 में आई थी, उसको भी चेयर किया हुआ है। ठीक है। और जो वेस्टर्न घाट्स पे इकोलॉजिकली सेंसिटिव वेस्टर्न घाट्स हैं, उनका कितना एरिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, क्या मेजर्स लेने चाहिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो भी इस हाई लेवल कमेटी के ये मेंबर थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। और इन्होंने बताया था कि 30% ऑफ द वेस्टर्न घाट इज एनवायरमेंटली सेंसिटिव। तो ठीक है। थैंक यू सो मच।